नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक कोट के साथ। वट एवर द माइंड ऑफ ए मैन कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। तो नेपोलियन हिल के द्वारा ये कोट लिखा गया है। तो जिसमें ये बात समझा रहे हैं कि कोई भी आदमी किसी भी तरीके की कोई कल्पना करता है ना, तो और अपने आप में विश्वास रखता है, तो फिर वो उस कल्पना को जो है ना प्रैक्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है और अचीव कर सकता है अपने टारगेट को। तो जैसे कोई पेंटर है, तो जिसका काम है पेंटिंग करना, बढ़िया बढ़िया जो है सीनरीज को यहाँ पर क्रिएट करना, तो वो भी उसकी कल्पना है। तो वो पहले कल्पना ही करता है कि मैं इस तरीके की तस्वीर बनाऊं जो कि यूनिक हो। ओके, तो वो कल्पना करता है, अपने आप विश्वास रखता है कि मैं इसको कर लूंगा, और फिर एक दिन ऐसा भी आता है कि वो अचीव भी कर लेता है। फिर जब लोग तालियां बजाते हैं ना उसकी, यहाँ पर नई यहाँ पर क्रिएशन होती है, जो नई कल्पना होती है, तो उसको देखते हैं, तो फिर जब मजा आता है लोगों को, तो फिर वो यहाँ पर शाबाशी देते हैं कि बहुत बढ़िया काम किया। तो ये कोई भी फील्ड हो, ओके, जिस जिस भी फील्ड में आपका रुझान है ना, तो उसमें आप कुछ भी चीज आप नई कल्पना करोगे, तो हो सकता है कि आने वाले समय में एक नया रेवोल्यूशन ही आ जाए। ओके, चाहे वो इकोनॉमिक्स का फील्ड है, कि अगर आप कोई ऐसा मॉडल इकोनॉमी का पेश कर दे, कोई ऐसी कल्पना कर दें, उसके ऊपर आप काम करें, ओके, अच्छे से अपने ऊपर विश्वास रख के, तो हो सकता है कि कल को एक अच्छा मॉडल जो है इकोनॉमी के लिए वो साबित हो सके, ओके, आने वाले समय में। तो बहुत सारे यहाँ पर इकोनॉमिक मॉडल्स ऑलरेडी पेश किए जा चुके हैं, किन्हीं को नोबेल प्राइज भी मिला है। ओके, तो इस तरीके से बहुत सारे फील्ड्स हैं, हर एक फील्ड में जो है ना आप आगे बढ़ सकते हो। तो आपने कल्पना करनी नहीं छोड़नी है, तो ये भी एक अच्छी आदत है। ओके, जिस भी फील्ड में आप अच्छी तरीके से घुस चुके हो ना, जिसमें आपको मजा आना शुरू हो गया है फील्ड में, तो उसमें आप कल्पना भी काफी बढ़िया कर पाओगे। तो अपने आप को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। ओके, तो आप कर पाओगे। तो जैसे जॉन केनीज की बात करें, तो उन्होंने भी यहाँ पर इकोनॉमिक मॉडल को चेंज किया, जिसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज भी मिला। और इकोनॉमी में भी यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद रफ्तार आनी शुरू हो गई। ओके, जो मंदी का दौर चल रहा था 1929 से लेकर काफी लंबे समय तक ये दौर चला, बाद में धीरे धीरे कम हो गया। तो ये सब चीजें हैं, सब छोटी छोटी बातें हैं जिनके ऊपर आपको भी फोकस करना है और सीखना है और आगे बढ़ते रहना है। तो ये है आज का न्यूज़पेपर। तो डेली एडिशन डेली डिस्कस होता है। शुरुआत कोर्ट से होती है, उसके बाद एडिटोरियल डिस्कशन, फिर फ्रंट पेज से लेकर अराउंड द वर्ल्ड वाले पेज तक जो है सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम डिस्कस करते हैं, और लास्ट में एक इकोनॉमी का कंसेप्ट होता है। तो डेली बेसिस पे एक नया टॉपिक जो है वो डिस्कस किया जाता है। और लेक्चर शुरू करने से पहले एक बार लाइक कर दें लेक्चर को, और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें इस लेक्चर को, क्योंकि अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जहां तक ये लेक्चर नहीं पहुंचा है, जिनको जरूरत है, तो वहां तक ये पहुंचे। तो उसके चलते ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, वहां पर जाइए। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करें, तो आपको डेली बेसिस पे जो पीडीएफ है वो अवेलेबल हो जाया करेगा। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, ओके, बेल आइकन दबाने के बाद भी, सब्सक्राइब करने के बाद भी, तो वो भी इस तरीके से जो है ना, जो द इकोनॉमिस्ट वाला टैब है वहां पर जाएं। तो वहां पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से टैब ओपन होगा, तो वीडियोस वाले सेक्शन में जाएं। तो वीडियोस वाले सेक्शन में जो पहली वीडियो पड़ी होगी, तो वही जो है लेटेस्ट वीडियो होगी, डेट वहां पर होगी, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एडिटोरियल डिस्कशन जो है वो लेटेस्ट है। ओके, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, अगर इकोनॉमिस्ट अगर टाइप करने से भी आपको रिसर्च में यहाँ पर थंबनेल नहीं मिल रहा है, तो फिर यहाँ पर इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर एनालिसिस जो है ना, वो भी आप जो है सर्च कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट एडिटोरियल में बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट चूजेस राइट resume द ऑपरेशन ऑफ आईबीसी अलो प्री पैक्स। तो इस एडिटोरियल में बेसिकली बात की गई है लोन मोराटोरियम के बारे में। तो क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया, जिसमें उन्होंने रिफ्यूजल कर दिया है कि आरबीआई यहाँ पर अभी और इसको एक्सटेंड करने वाला था लोन मोराटोरियम को आने वाले 6 महीने के लिए, तो यहाँ पर रिफ्यूजल कर दिया है कि अभी और एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी लोन मोराटोरियम की। ओके, जिन जिन लोगों ने भी यहाँ पर बैंकों से पैसा उठाया है, ओके, तो यहाँ पर बेसिकली ये पूरा का पूरा सिनेरियो क्या है, ये पैंडेमिक के दौरान ही ना यहाँ पर भारत सरकार की ओर से 3 महीने का यहाँ पर लोन मोराटोरियम दिया गया था। जिन जिन भी लोगों ने लोन उठाया है बैंकों से, तो मतलब कि 3 महीने तक जो है उनको अपने लोन की जो ब्याज की किस्तें हैं वो देने की जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पर इसको ऐसा लोन मोराटोरियम टर्म हम यूज करते हैं, तो इस तरीके से इसको बोलते हैं। तो वो जरूरत नहीं है रीपेमेंट करने की। ओके, तो इस तरीके से अभी इसी को और एक्सटेंड करने की बात चल रही थी कि 6 महीने तक और एक्सटेंड कर दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया है कि ये ऐसा सही नहीं है, बैंकों के फेवर में नहीं है। बैंकों की हालत वैसे खराब है, तो अगर इस तरीके से ऐसे एक्सटेंशन देते रहेंगे, तो कैपिटल की कमी हो जाएगी, बैंकों के पास लिक्विडिटी की कमी हो जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी बात बोली गई है कि इनको अभी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अभी जो है कहा गया है, अगर नहीं
यहाँ पर पैसे आ रहे हैं बोरोवर्स की तरफ से इंटरेस्ट के। तो साथ ही साथ एक यहाँ पर कंप्लीट बिहेवियर ऑफ इंटरेस्ट की बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जो मोरेटोरियम पीरियड ऑलरेडी 3 महीने का दिया जा चुका है, तो उसके चलते जो भी इंटरेस्ट पेमेंट थी, ठीक है, तो वो यहाँ पर देने की जरूरत नहीं है। तो ये भी, इसको भी जो ऑथर कह रहे हैं एक तरीके का वेलकम स्टेप उसको कहा जा रहा है। ओके, तो अभी हम समझते हैं मोरेटोरियम के बारे में। तो समझिए, ए मोरेटोरियम पीरियड इज द टाइम ड्यूरिंग ए लॉन्ग टर्म व्हेन द बोरोवर इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेक एनी पेमेंट। जैसे वही 3 महीने पैंडेमिक के दौरान जब भारत सरकार ने जब लॉकडाउन लगाया था, तो साथ ही में 3 महीने का यहाँ पर लोन मोरेटोरियम दे दिया था कि जिन जिन लोगों ने लोन उठाया है अभी उसकी ब्याज की किस्तें देने की जरूरत नहीं है। तो ये एक तरीके का वेटिंग पीरियड होता है। ओके, मतलब कि ये वेटिंग पीरियड होता है जब तक, मतलब कि आपने जो आपकी ईएमआई है, ओके, जो आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो वो अभी रिज्यूम नहीं होंगी। इस वेटिंग पीरियड खत्म होने के बाद ही जो है आप दोबारा से किस्तें देनी शुरू करोगे। तो और इसी वेटिंग पीरियड को बढ़ाने की यहाँ पर बात चल रही थी। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी आप लोन उठाते हो, तो आपको हर महीने के हिसाब से यहाँ पर बैंक को जो है पेमेंट करनी पड़ती है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कि इतना ब्याज मैं जो है भर रहा हूँ हर महीने के महीने। अगर आपने किसी भी चीज के लिए लोन लिया, चाहे आपने घर के लिए लोन लिया, चाहे आपने गाड़ी के लिए लोन लिया है, तो आपको मंथली के जो है ना हर महीने के हिसाब से इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ती है। तो नॉर्मली इस तरीके से काम चलता है। तो यहाँ पर एक बात को समझिए, जो यहाँ पर कंप्लीट वेवियर की बात करें ना, कंप्लीट वेवियर ऑफ इंटरेस्ट, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो पेनल्टी इंटरेस्ट है ना, उसको वेव करने की यहाँ पर बात की है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसके अलावा जो बाकी का जो यहाँ पर इंटरेस्ट है, जो यहाँ पर नॉर्मल ब्याज देते हैं, तो वो उनको देना ही पड़ेगा, क्योंकि जो बॉरोवर से जिन्होंने भी पैसा लिया था लोन के रूप में। तो ये पेनल्टी इंटरेस्ट क्या होता है, इसको भी थोड़ा समझ लें। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम पीनल इंटरेस्ट भी कहते हैं, इसको हम पेनल्टी इंटरेस्ट भी कहते हैं, तो कोई भी नाम इसका आप ले सकते हो। इसके अलावा इसको पेनल्टी एपीआर भी कहा जाता है, तो पेनल्टी एनुअल परसेंटेज रेट, तो ये भी इसका नाम है, तो ध्यान रखें। तो ये होता क्या है, ये एक तरीके की पेनल्टी ही होती है। ओके, तो किसके ऊपर होती है कि जो जो भी बोरोवर ने इंस्टॉलमेंट देनी थी इंटरेस्ट की, तो अभी उसने लेट पेमेंट की है। ओके, जो समय सीमा निर्धारित की गई थी बैंक के द्वारा, या फिर जिस जहां से भी लोन लिया है, तो वहां उस टाइम के हिसाब से यहाँ पर जो है इंटरेस्ट की रीपेमेंट नहीं की, जिसके तहत यहाँ पर जो है पेनल्टी इंटरेस्ट लगता है, एपीआर पेनल्टी एपीआर लगता है, या फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर पिनल इंटरेस्ट लगता है। ओके, तो ये जो लेंडर होता है ना, तो उसके पास यहाँ पर ये पिनल इंटरेस्ट का पैसा जाता है। तो ये कोर्ट की रूलिंग है सारी की सारी, तो आप इसको पढ़ो। तो यहाँ पर फुल वेवेज ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ ये जो जो पेनल इंटरेस्ट है, सिर्फ इसी को यहाँ पर जो है वेव करने की बात की गई है ऑफ द मोरेटोरियम पीरियड। तो पेनल इंटरेस्ट यहाँ पर इम्पोज किया जाएगा जो विलफुल डिफॉल्टर है, मतलब कि जिनका पैसा नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित हो चुका है, जिनका पैसा कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा, कोई इंटरेस्ट पेमेंट ही नहीं आ रही लोन के ऊपर, नो एक्सटेंशन है किसी भी तरीके की मोरेटोरियम के ऊपर। ओके, जो लास्ट टाइम यहाँ पर जितना भी 3 महीने का मोरेटोरियम था, उसके बाद कोई एक्सटेंशन अभी सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। और इसी के अलावा आगे जो बात करें, नो एक्सटेंशन इज द डेडलाइन फॉर रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स बियॉन्ड December 31, 2020। ओके, जो डेडलाइन भी यहाँ पर रेजोल्यूशन की थी, उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर बात करें कि कोई एक्सटेंशन नहीं है। इसके अलावा तो जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, तो उसने कहा है कि गवर्नमेंट जो है ना, सरकार है, तो उसने भी जीएसटी को ना, जीएसटी उसके पास कम हो गया था उस पैंडेमिक के दौरान। ओके, बहुत बड़े पैमाने पर लॉस हुआ था जीएसटी का भी। तो गवर्नमेंट के पास भी लिमिटेड रिसोर्सेस है। ओके, तो उसके पास भी अभी बहुत सारे यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स है जिनका कि वो सरकार सामना कर रही है। तो इसी के चलते जो हेल्थ बजट है पैंडेमिक में, तो वो भी यहाँ पर लड़खड़ा गया। और इसी के चलते कोर्ट ये भी बात कर रहा है कि हमारे पास लिमिटेड पावर्स है कि हम जो है किसी पॉलिसी डिसीजन को रिव्यू कर सके। ओके, तो इसके अलावा ये भी बात की जा रही है, कैन डिसाइड इलीगैलिटी बट लैक एक्सपर्टाइज टू सिट ऑन जजमेंट ओवर पॉलिसी मैटर। मतलब कि हम यहाँ पर जो है ना इलीगैलिटी के मामले में यहाँ पर डिसीजन दे सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर जो एक्सपर्टाइज है कि जो यहाँ पर पॉलिसी बनाई गई उसकी जो जजमेंट दे, तो उसमें अभी जो है थोड़ा लैक है, थोड़ा वीक है काम। तो इसी के चलते यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बातें कल को कही गई थी अपने रूलिंग में। और इसी के चलते जो बात की जा रही है कि जो ऑथर बात कर रहे हैं कि आरबीआई का ही स्टैंड जो है ना, उसको उसी को अपहोल्ड करते, उसी को बरकरार रखते हुए जो यहाँ पर ब्लैंकेट एक्सटेंशन थी लोन मोरेटोरियम की, इसको और बढ़ा दिया जाए आने वाले समय में। जो कि ये लाया गया था, कब लाया गया था कि जब बिजनेस हर्ट हो रहे थे, ओके, पैंडेमिक के चलते जब लॉकडाउन लगाया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके का जो कन्फ्लिक्ट था ना रेगुलेटर का, ओके, तो उसको हटा दिया। जो भी कन्फ्लिक्ट था सरकार के साथ रेगुलेटर का, उसको खत्म कर दिया। तो बिल्कुल सेंसिबल तरीके से यहाँ पर जो है ना एग्जीक्यूटिव का राइट यहाँ पर बताया कि उनका राइट है कि अपनी पॉलिसी फॉर्मुलेट करें और सही तरीके से जहां जहां भी कंसर्न निकल कर आता है उसको देखें और जो है ना मसले का हल निकालें। और जिस तरीके से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी है, तो अभी इसी का इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, आगे। और रेगुलेटर का जो कंसर्न है, जो आरबीआई के कंसर्न है, तो वो भी यहाँ पर ये बात कह रहा है कि अगर बैंकों का, अगर बैंकों के पास जो इंटरेस्ट से पैसा आता है लोन के ऊपर, जो इंटरेस्ट लेता है बैंक, अगर उसको आप वेव कर दोगे, उसको आप माफी कर दोगे आप, तो फिर यहाँ पर ना
जो सर्विस करनी होगी डिपॉजिट्स की तो वो बैंक नहीं कर पाएंगे। तो अगर अपने खर्चे भी निकालने हैं तो वो भी नहीं निकाल पाएंगे बैंक। तो यहाँ पर जो सर्विस डिपॉजिट कहने का मतलब जो आपने पैसा दिया है, ओके, डिपॉजिट के रूप में जमा करवाया, तो अगर आप कल को जा रहे हैं कि मुझे पैसा मुझे वापस करें, ओके, तो वो सर्विस नहीं कर पाएंगे। जो लिक्विडिटी है उसकी शॉर्टेज हो जाएगी, क्योंकि बैंकिंग प्रणाली चलती ही ऐसी है कि डिपॉजिटर से पैसा लिया, उसी का पैसा जो है ना आगे लोन के ऊपर जो है किसी दूसरे borrower को दे दिया ज्यादा ब्याज लेकर। तो यहाँ पर जब ज्यादा ब्याज आता है तो इसी प्रॉफिट से बैंक यहाँ पर चलते हैं। जो बैंकों की जो एम्प्लॉइज है उनकी सैलरीज निकलती है, ओके, और भी जो है यहाँ पर एटीएम वगैरह जितने खर्चे हैं सारे, उसका भी खर्चा यहाँ पर होता है। हालांकि अलग से भी एटीएम के ऊपर चार्जेस लगते हैं। तो ये सब चीजें करके जो है बैंकिंग प्रणाली जो है काम करती है। और जो अभी रूलिंग आई है ना, तो यहाँ पर आरबीआई का ये भी कहना है जो रूलिंग आई है ये यहाँ पर मदद करेगी जो क्रेडिट डिसिप्लिन है ना उसको रिस्टोर करने के लिए, और इससे यहाँ पर जो बैंकिंग हेल्थ है वो भी सुधरेगी, सही तरीके से जो है आगे बढ़ेंगे बैंक। तो यहाँ पर क्रेडिट डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि पैसा जिस तरीके से सिस्टम बना है, तो पैसा जो है आ रहा है बैंकों में, ठीक है, फिर दोबारा जिसको देना है वहां पर जा रहा है, तो बिल्कुल जो है सिस्टम चलता जा रहा है। तो क्रेडिट में यहाँ पर शॉर्टफॉल जो है अभी नहीं देखने को मिलेगा अगर इस तरीके की रूलिंग्स आती हैं। अगर हम बैंकों का जो यहाँ पर हक बनता है ना, अगर उसको हम माफ नहीं करते हैं, अगर माफ कर देंगे तो बैंकों की हालत खराब होगी। और आगे जो सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है कि अगर कोई भी सेक्टर अगर किसी भी पॉलिसी डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, जो भी एग्जीक्यूटिव्स ने कोई पॉलिसी बनाई है, जो सरकार हम कह सकते हैं, तो सरकार ही यहाँ पर काम करती है एज एग्जीक्यूटिव का भी, एज ए लेजिस्लेटिव का भी। तो जो कोई भी पॉलिसी बनाई अगर वो सही नहीं लगी, तो यहाँ पर ये रीजन नहीं हो सकता कि यहाँ पर जो है ना जुडिशरी जो है इंटरफेयर करे इसमें, ओके। तब तक जब तक यहाँ पर ऐसा लगे कि ये जो पॉलिसी डिसीजन बनाया गया है ये बुरे इरादों से बनाया गया है, या फिर अपनी ही मनमानी की गई है, यहाँ पर जिनके लिए पॉलिसी बनाई गई उनके बारे में कुछ सोचा नहीं गया, तब यहाँ पर जो है कोर्ट जो है इंटरफेयर कर सकते। तो ये भी बातें कोर्ट ने क्लियर की है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इस बात की भी रिफ्यूजल दी है कि यहाँ पर किसी बात की जो इंक्वायरी है ना उसको यहाँ पर उसकी शुरुआत नहीं कर सकते हैं, ओके, जब तक यहाँ पर पॉलिसी लग रही है कि बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है, ओके। तो ये अगर बेटर पॉलिसी के हिसाब से अगर आगे बढ़ा जा रहा है, तो ये सब बातें यहाँ पर ये चीज दर्शा रही है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है आगे एज ए अगर एक्ट नहीं करना चाह रहा किसी भी मैनर के तहत कि मैं बिल्कुल सिमिलर काम करूं जैसे यहाँ पर एग्जीक्यूटिव की पावर्स होती है, बिल्कुल उसी तरीके से। तो यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव के पास जो पावर है, तो उनको उनका काम करने दो। मेरी जो पावर है सुप्रीम कोर्ट की, तो वो अपने हिसाब से काम कर रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पूरा पूरा सिनेरियो ना ये दर्शता हुआ नजर आ रहा है। तो ऑथर की यहाँ पर जुबानी ये बात की जा रही है। और इन सब बातों के अलावा जो सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है वो कहा है कि जो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट हो, जिसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, तो क्या फर्क रहता है एक सिंपल इंटरेस्ट में और एक कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, तो उसमें आप सपोज करो कि आपने 100 रुपया जो है वो बैंक में जमा कराया कि आने वाले 5 सालों के लिए 100 रुपया मेरा किसी बैंक में जमा रहेगा। तो उसके ऊपर आप जो है ना 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसमें क्या है, जो पहले साल जो 100 रुपए के ऊपर 10% का इंटरेस्ट लगेगा, तो 1 साल बीतने के बाद तो यहाँ पर कितना होगा, 100 रुपए का 10%, तो कि ये 10 रुपए बन गए। तो फिर ये आने वाले साल में क्या होगा, ये आपका 110 रुपए हो गए, जो 100 प्लस 10 रुपए यहाँ पर इंटरेस्ट का ऐड हो गया, 110 हो गए। तो अगले साल में जो इंटरेस्ट लगेगा ना, वो आपके जो 100 रुपया जमा करवाया था उसके ऊपर नहीं लगेगा। जो आपका जो 1 साल के बाद 110 रुपए बन के उस 110 रुपए के ऊपर जो है ना इंटरेस्ट लगेगा। तो इस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट की थ्योरी काम करती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, तो वहां पर सिंपल अगर 100 रुपया जमा करवाया है, अगर 10% का इंटरेस्ट लगा है ना, तो हर साल फिर जो है 100 रुपए के ऊपर ही लगेगा। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है वैसा नहीं होता, बिल्कुल उसके उलट होता है। तो आई होप आपको ये भी बात समझ आ गई होगी कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो जिसको हम इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट कहते हैं, तो क्यों इसको इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट कहते हैं। तो इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बात कही है कि जो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट यहाँ पर जो कलेक्टेड किया गया है बोरोवर्स से अभी तक, जो है जो भी यहाँ पर मोरेटोरियम का पीरियड था उस समय में, तो उसको जो है आने वाले समय में जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट्स होगी बोरोवर्स की, तो उनमें एडजस्ट किया जा सकता है, ओके। तो यहाँ से ऑथर बात करें कि ये सब बातें जब यहाँ पर ये बात ऐसी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, तो ये ऐसा लग रहा है कि जैसे एग्जीक्यूटिव्स की जो डोमेन है ना, तो वहां पर हस्तक्षेप किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और इसके अलावा जो बात की जा रही है कि अगर हम लेंडर्स को अलाउ करते हैं कि जो जितने भी तरीके का यहाँ पर खराब डेट है, जो अपराधी डेट है, उसको यहाँ पर अगर वो बैड लोन यहाँ पर घोषित करते, तो यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स है ना, तो उनके सामने यहाँ पर एक अच्छा आइडिया है, जो कि जो बैड लोन है ना उसका यहाँ पर सही फायदा उठाया जा सके, सही तरीके से उसको रिस्ट्रक्चर किया जा सके। और इससे यहाँ पर क्या होगा कि जो बैंक होंगे, तो यहाँ पर उनको भी पता चल जाएगा कि जो बॉर्बर कोई भी बॉर्बर अगर इस इंटरेस्ट की पेमेंट कर भी रहा है, तो आने वाले फ्यूचर में क्या रिस्क उसके ऊपर रहेंगे। तो उसी के चलते यहाँ पर उस बॉर्बर को भी बचाया जा सकता है कि उसकी जो फर्म है ना, तो आने वाले समय में वो भी पूरी तरीके से खराब फर्म ना हो जाए, मतलब कि एक तरीके से वो भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट ना बन जाए। तो यहाँ पर जॉम्बी फर्म जो है ना वो ना बन जाए, इससे भी बचाया जा सकता है। तो अगर हम यहाँ पर इन्वेस्टर्स के सामने जो है ना एक तरीके से दरवाजा खोलते हैं,
जो बैड लोन है उसके बारे में। तो हाल ही में भारत सरकार के द्वारा जो है बजट के दौरान बैड बैंक बनाने की भी यहाँ पर घोषणा की गई थी, तो उससे भी यहाँ पर काफी बड़े पैमाने पर अभी इन्वेस्टमेंट आई है बैड बैंक में। तो यहाँ पर 9 बैंक और 2 सरकारी कंपनीज हैं जो उस बैड बैंक में इन्वेस्टमेंट करेंगी। ओके, और जो यहाँ पर बैड लोन खरीदेगी, जिन बैंकों का जो लोन है वो एनपीए हो चुका है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो चुका है, या फिर बैड लोन बन चुके हैं, तो उनको खरीद के उनका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेगी। तो उसी तरीके से यहाँ पर बात करें कि जो जेन्युइन बोरोस है ना, तो अगर मतलब जेन्युइन बोरोस जो मतलब कि सही मायने पर अपना इंटरेस्ट पेमेंट करते जा रहे हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड काफी बढ़िया है, ओके, तो ऐसे जो है ना उनका हम जो है लोन्स को उसको रिस्ट्रक्चर भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं, तो उसको भी यहाँ पर हमें अलाउ करना चाहिए। और आखिर में जो ऑथर की तरफ से बात की जा रही है, तो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को अभी जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन है, जो यहाँ पर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है, जिसको कि 2016 में बनाया गया था भारत सरकार के द्वारा, तो उसको रिज्यूम करो। तो उसके ऊपर अभी भारत सरकार ने टेम्परेरी सस्पेंशन लगाई हुई है। तो 25 मार्च तक ये सस्पेंशन थी, तो अभी आगे आने वाले समय में यही डिमांड की जा रही है कि इसको रिज्यूम करो, ता जो कि जो कंपनी ऐसा लग रहा है कि वो अभी दिवालिया होने की कगार पर है, तो वो जो है अपना जो प्लान है ना, अपने क्रेडिटर्स के साथ जो प्लान है, तो उसको यहाँ पर डिस्कस करे, जो रेजोल्यूशन प्लान है उसको यहाँ पर फाइल करे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी में, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में। तो यहाँ पर इसका आईबीसी का काम क्या है? आईबीसी का काम यही है कि अगर कोई कंपनी दिवालिया होगी, उसका कोई ना कोई सोल्यूशन लेकर आना है, कोई ऐसा या इस तरीके से उसका सोल्यूशन निकालना है कि जो जिन्होंने भी इसके ऊपर पैसा लगाया ना, कम से कम उनका पैसा तो वापस हो जाए। ओके, जो भी शेयर होल्डर्स का पैसा लगा है, तो इससे क्या होगा, उस कंपनी को बेचा जाता है किसी दूसरी कंपनी को, फिर जो जो कंपनी खरीदती है, फिर जो पेमेंट करती है, उसी पेमेंट से पैसा आगे शेयर होल्डर्स को मिलता है, या फिर जो ना वही पैसा आगे कंटिन्यू रहता है, दूसरी कंपनी के साथ जो है शेयर होल्डिंग हो जाती है, जिस कंपनी ने जो है दूसरी पहली वाली कंपनी को खरीदा होता है, जो कि दिवालिया हो चुकी होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर बात करें कि उसको भी आप रिज्यूम करो, और साथ ही साथ जो फर्म्स यहाँ पर दोबारा से अपने आप को यहाँ पर स्टैब्लिश नहीं कर पा रही हैं, ठीक है, तो वहां पर किसी तरीके से उनकी हमें मदद करनी होगी। हमें जो अपने लॉ उनको अमेंड करना होगा, बड़ी तेजी से यहाँ पर काम करना होगा, और जो प्री पैकेज प्लान्स थे, ठीक है, तो वो यहाँ पर जो ना हमें देने होंगे, ता जो कि कोई कंपनी जो अपने आप को दोबारा से रिस्ट्रक्चर कर सके, अपने लोन को रिस्ट्रक्चर कर सके, और जो लिक्विडेशन है उसको यहाँ पर अवॉइड करने की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से पूरा का पूरा सिनेरियो जो है डिस्कस किया जा रहा है। तो अगर बात करो आईबीसी की, अगर बात करो कंपनीज लॉ की बात करो, तो ये सब बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो यही पूरा का पूरा सिनेरियो है जो सुप्रीम कोर्ट की अभी हाल ही में वर्डिक्ट है, उसके बारे में यहाँ पर ऑथर ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। तो चलिए अभी सेकंड एडिटोरियल डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर बात करें मुंबई पुलिस फोर्स फॉर रेडिकल ओवरहॉल, तो यहाँ पर कुछ काया पलटने की बात कर रहे हैं, इसमें इसको सही करने की बात करें। मुंबई मुंबई पुलिस फोर्स में यहाँ पर बातें चल रही, तो अभी हाल में कुछ बातें हुई हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, तो शुरुआत में बात करें कि अगर हम सनलाइट की बात करें ना, तो सूरज की रोशनी की बात करें, तो वो एक यहाँ पर बेस्ट डिसइंफेक्टेंट है, कहने का मतलब कि एक बहुत बढ़िया कीटाणुनाशक है। तो इसी के चलते बात करें कि जो भी स्पेसिफिक चार्जेस लगाए गए हैं, जो फॉर्मर मुंबई पुलिस कमिश्नर है परमवीर सिंह, महाराष्ट्र के जो होम मिनिस्टर अनिल देशमुख के बारे में, तो इसके बारे में अभी ना संपूर्ण रूप से जो है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो देखिए, ये जो अभी फॉर्मर मुंबई पुलिस कमिश्नर इनको कहा जा रहा है, तो ये 18 मार्च 2021 को इनको इनकी पोस्ट से हटा दिया गया था, जब इन्होंने यहाँ पर स्टेटमेंट दी थी अनिल देशमुख के खिलाफ। जो अनिल देशमुख है वो महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर हैं, और इन्होंने यहाँ पर कहा था कि मुझसे जो है ना यहाँ पर 100 करोड़ रुपया जो है मांगा गया है। तो इसी के चलते यहाँ पर ये स्टेटमेंट इन्होंने पब्लिक कर दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जो महाराष्ट्र पुलिस मुंबई पुलिस के जो कमिश्नर थे उनके द्वारा, और बाद में सरकार के द्वारा इनको हटा दिया गया। तो ये जो अनिल देशमुख हैं, ये कौन सी पार्टी को बिलोंग करते हैं? Okay, तो जिस पार्टी को ये बिलोंग करते हैं, क्या वो भारत की नेशनल पार्टी है? तो उसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दें। और इसके अलावा ये भी बताएं कि टोटल कितनी जो है नेशनल पार्टीज हैं भारत में, और अभी जो रिसेंटली नेशनल पार्टी का जिसको टैग मिला है, वो पार्टी का नाम क्या है, और वो देश के कौन से हिस्से से बिलोंग करती है। तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर दें। बेशक वीडियो को पॉज कर लिया करें, दोबारा से सुन लिया करें, लेकिन क्वेश्चन सभी सभी सुना करें और उसका आंसर भी दिया करें। तो एक शीट ऑफ पेपर रख लिया करें अपने पास, या फिर एक डायरी रख लिया करो, तो जहां पर क्वेश्चन फटाफट लिख लिया, और जो है ना बाद में जब वीडियो पूरा हो गया तो फिर बाद में आंसर जो है दे दिए। ओके, तो इस तरीके से खुद से भी ना आगे बढ़ो, और खुद से भी अपना दिमाग चलाओ कि कैसे आगे बढ़ना है। और इसी के चलते नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात करें कि जिसने तहकीकात शुरू की थी, जो यहाँ पर मुंबई वाला जो इंसिडेंट होता, जहां पर जो मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो एक विस्फोटक से भरा एक जो गाड़ी मिली थी, ओके, तो वहां पर भी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा, जिसने सचिन वाजे, जो कि यहाँ पर मुंबई पुलिस में ही ये काम करते हैं, तो उनको यहाँ पर पाया गया कि ये यहाँ पर जो है दोषी है। तो जिसके के चलते यहाँ पर ये सब सब बातें यहाँ पर ना एक तरीके से सारा ओवरव्यू सामने आना चाहिए जनता की, क्या चल क्या रहा है यहाँ पर।
और इसी के चलते बात करें कि जितने भी केसेस निकल कर आ रहे हैं तो उनको यहाँ पर रिव्यू करने की जरूरत है। और खास तौर पर सनलाइट की एग्जैक्टली जरूरत है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को और मुंबई पुलिस को। ओके, कि पूरा का पूरा सिनेरियो समझ आए कि क्या चल रहा है। ओके, एक और यहाँ पर एंटेलिया वाला जो है यहाँ पर इंसिडेंट हुआ। अभी जो है जो फॉर्मर मुंबई पुलिस कमिश्नर है वो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं होम मिनिस्टर के खिलाफ। और इसी की अगर आगे बात करें तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अभी ये क्रिटिकल होगा ऐसी इन्वेस्टिगेशंस को प्रोटेक्ट करना कि यहाँ पर कोई ना कोई इन्फ्लुएंस ना हो। तो यहाँ पर देखो, खास तौर पर जिनके खिलाफ यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो वो तो अपना अपना इन्फ्लुएंस चलाएंगे चलाएंगे। अगर यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन अगर हम करते हैं महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर के खिलाफ, तो इसकी क्या गारंटी है कि वो अपना इन्फ्लुएंस नहीं इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो ये यहाँ पर इसी के चलते यहाँ पर जो वाजे है, सचिन वाजे, और इसके अलावा जो परमवीर सिंह है तो इनको रिमूव भी कर दिया गया इनकी पोस्ट से। ओके, तो आगे यही बात करें कि क्या ये सब चलते हुए जो अनिल देशमुख हैं जो कि होम मिनिस्टर हैं, ओके, इनको यहाँ पर कैबिनेट कैबिनेट मेंबर है या कैबिनेट मिनिस्टर हम इसको कह सकते हैं, तो क्या वो जो है आगे आने वाले समय में क्या वो इंटरफेयर कर सकते हैं, हस्तक्षेप कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन में। ओके, तो ये अगर हम बात करें कि अगर ये तो अपना इस्तीफा जो है दे देते हैं तो फिर यहाँ पर ऐसी पॉसिबिलिटी सबसे कम नजर आएंगी कि अगर अगर ये रिजाइन ही कर जाते हैं तो फिर ऐसा नहीं लगेगा लोगों को भी कि यहाँ पर इन्होंने किसी किसी भी तरीके का यहाँ पर जो है इन्फ्लुएंस क्रिएट किया जाए, इंटरफेरेंस जो है वो क्रिएट की है जो मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है उसमें। और इसी के चलते जो ऑथर अपनी बात रख रहे हैं कि जो ये सचिन वाजे, परमवीर सिंह, ये पर जो अनिल देशमुख है, ये जो एक गुत्थी बन गई है ना, तो अभी हमारे सामने एक तरीके से ना एक सिनेरियो बन गया कि हमें ना अभी पुलिस रिफॉर्म चाहिए। कि मतलब बहुत बड़े पैमाने पर जरूरत है पुलिस रिफॉर्म्स की कि इनको सही तरीके से स्ट्रक्चर हम कर सकें और सही तरीके से यहाँ पर जो है ना काम हो सके और सही तरीके से रिजल्ट ओरिएंटेड ये काम करें। और आगे यहाँ पर बात की जा रही है जो पुलिस और जो पॉलिटिशियन इनके जो संबंध होते हैं इनके बारे में कि किस तरीके से ये काम करते हैं। तो ज्यादातर ऐसा लगता है कि जो पुलिस फोर्स के जो मेंबर्स होते हैं ना, वो एज ए प्राइवेट एनफोर्सर्स के तौर पर काम करते हैं पॉलिटिशियंस के। मतलब कि जिस तरीके से अगर किसी पॉलिटिशियन ने कोई सिक्योरिटी गार्ड हायर किया ना, तो बिल्कुल जैसे वो यहाँ पर कमांड करेगी बिल्कुल उस तरीके से काम किया जाएगा। तो बिल्कुल ये सिनेरियो बना हुआ है जो पुलिस फोर्सेस है उनका। ओके, तो ये कोई भी यहाँ पर रूलिंग पार्टी आ जाती है तो वो इसी तरीके से पुलिस का इस्तेमाल करती है। ओके, तो ये जो सिचुएशन है, ये जो व्यवस्था है, ये सिर्फ लिमिटेड नहीं है मुंबई और महाराष्ट्र तक ही। अगर आप पूरे भारत में नजर मांगो तो पूरे भारत में जितने भी यहाँ पर पुलिस अदारे हैं तो वहां पर आपको सेम सिचुएशन देखने को मिलेगी। जहां पर रूलिंग पार्टी होगी तो उन्हीं के साथ जो है इनका अच्छा खासा संबंध बन जाएगा पुलिस वालों का। तो उसी के हिसाब से ये काम करते रहते हैं। तो एज ए प्राइवेट इन्फोर्सर जो है यहाँ पर बात की गई है ऑथर की तरफ से किस तरीके से काम करते हैं। और इसके अलावा अगर मुंबई पुलिस की बात करें तो इनकी अगर बात करें तो ये यहाँ पर देखो कि जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है वो बहुत बड़े बड़े पैमाने पर होती हैं। ओके, तो यहाँ पर इनको भी यहाँ पर फोर्स किया जाता है ज्यादातर ये कि काम करते हैं एज एन फोर्सेस फॉर द अंडरवर्ल्ड गैंग्स। ओके, तो ये एक तरीके से लाइसेंस अफसर का काम करते हैं। मतलब कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं और जो यहाँ पर अंडरवर्ल्ड गैंग्स होती है उनके बीच में संपर्क कराने का काम करते हैं। ओके, तो ये इसके उलट भी यहाँ पर हो सकता है। तो इस तरीके से इनका इस्तेमाल होता है। और अगर बात करें सचिन वाजे की, परमवीर सिंह की और देशमुख की, तो यहाँ पर ये अभी मोस्ट रिसेंट जो है ना मुख्य पात्र है इसी सिचुएशन की जो अभी चल रही है पूरे देश में। तो अभी दुर्भाग्यपूर्ण यही बात की जा रही है कि अभी आने वाले समय में इसके बारे में और भी सिनेरियो बन सकते हैं। तो इसके हम यहाँ पर जो यहाँ पर एक्सेप्शन है, तो ये हम ये नहीं कह सकते कि आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा। और इसी के चलते हमें क्या जरूरत है, हमें जरूरत है रिफॉर्म लाने की। रिफॉर्म में जो है अभी इस तरीके से रिफॉर्म लेकर आओ ताकि जो कि जवाबदेही जो है ना, अकाउंटेबिलिटी जो है वो उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिले। जो पुलिस के बारे में अगर हम बात करें, ओके, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो यहाँ पर कोई एग्जीक्यूटिव है जो पॉलिटिशियन है, चाहे वो हो, तो दोनों की यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी बनती है कि सही तरीके से जो है आगे काम करे। तो पुलिस जो है ना मस्ट रिपोर्ट करे एग्जीक्यूटिव को। वो तो पॉलिटिशियन जो है जो रूलिंग में आ गए, जो सत्ता में आ गए, जहाँ तो कैबिनेट मिनिस्टर है तो वो एज एग्जीक्यूटिव हम उनको बोलते हैं। ओके, तो लेजिस्लेटिव का काम भी वही करते हैं, तो एग्जीक्यूशन का काम भी इन्हीं का होता है। ओके, तो तीसरा काम होता है जुडिशरी का। तो यही यहाँ पर तीन पिलर्स हैं भारत की डेमोक्रेसी के। तो अभी पुलिस को रिपोर्ट करना है एग्जीक्यूटिव को। तो यहाँ पर जब एग्जीक्यूटिव को रिपोर्ट करे ना तो इसके ऊपर एक निगरानी बनाकर रखनी है। तो ऑथर यहाँ पर ये बात कर रहे हैं। तो निगरानी कैसे बनाकर रखनी है, तो यहाँ पर जो ना जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर जो स्टेट असेंबली है उनके द्वारा जो कमेटी बनाई गई है कि जो कि यहाँ पर निगरानी रखेगी किस तरीके से पुलिस काम कर रही है अपने एग्जीक्यूटिव्स के साथ, या फिर एग्जीक्यूटिव जो है ना वो काम कर रहे हैं पुलिस के साथ। वो तो उसको उसके ऊपर निगरानी रखनी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर जो चेक एंड बैलेंसेस की सिचुएशन है ना, वो हमें यहाँ पर मापते रहना है समय समय पर। तो इससे आने वाले समय में क्या होगा, जो यहाँ पर जो प्रोटेक्शन है पुलिस पर्सनल की वो यहाँ पर की जा सकती है फ्रॉम द पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। ओके, तो एंड मैनिपुलेशन, मतलब कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जब भी होती है तो कोई भी अगर केस पुलिस वाला अगर सही ढंग से सॉल्व करना भी चाहे ना,
तो वो नहीं कर पाता है, तो उसमें मैनिपुलेशन कर दी जाती है पॉलिटिशियंस के द्वारा प्रेशर डालकर पुलिस फोर्सेस के ऊपर। ओके, तो अगर वो नहीं करते हैं तो ज्यादा फिर उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है जबरन। और ट्रांसफर फिर इस ऐसी जगह पर करते हैं जहां पर मतलब काफी हालात टफ होते हैं। ओके, तो जहां जहां पर जाने से पुलिस वाले भी यहाँ पर 100 बार सोच लेते हैं कि हम वहां पर ऐसा एक्शन करें जैसे पॉलिटिशियन चाह रहे हैं, यहाँ पर ना करें। तो इस तरीके से भी यहाँ पर ना जरा सा ट्रांसफर हो जाती है जब ऐसा काम वो पॉलिटिशियन के साथ सहमत नहीं होते हैं। तो ये सिचुएशन को सही करना है, तो यहाँ पर एक एम्पावरमेंट हमें लानी होगी, ता जो कि अच्छे तरीके से हमारी पुलिस फोर्स जो है सर्व कर सके, और उसको हमें प्रोटेक्ट करके भी चलना है। अगर कुछ बंदे जो नहीं भी बात मानते तो उनको उनकी हत्या भी करवा दी जाती है पॉलिटिशियंस के द्वारा, तो ये भी सिनेरियो है। ओके, तो ये सब चीजें हमें समझकर चलनी होगी, और आने वाले समय में पुलिस के रिगार्डिंग जो हमें रिफॉर्म लाने होंगे, ता जो कि एक अच्छा खासा ओवरसाइट बनाया जा सके पुलिस की प्रोटेक्शन के चलते, और इनको अच्छे से काम हमें करने देना है। तो चलिए अभी थर्ड एडिटोरियल डिस्कस करते हैं, तो जिसमें बात कर रहे हैं हाउ टू स्टिक टू ट्रीटीज नॉट ट्रिक्स। तो कहने का मतलब है अभी जितने भी तरह की ट्रीटीज होती है ना भारत की, फॉरेन जो जितने भी यहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं या जितने भी तरह के इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ, तो उनके साथ हमें स्ट्रिक्ट कैसे रहना है। मतलब जो हमने बात कह दी, जब वो हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट कर देंगे तो उनको जो भी हमने कहा था कि आपको प्रोटेक्ट करके चलेंगे, आपको किसी तरीके का नुकसान नहीं होने देंगे, मतलब कि आपको बचा कर चलेंगे। कहने का मतलब इस तरीके से कि यहाँ पर ना आपको फेयर चॉइस मिलेगी कि आप अच्छे तरीके से जो है अपने आप को ग्रो कर सके अगर आप इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन बाद में जब वो भारत में आ जाते हैं तो फिर हमारा नजरिया अगर बदल जाता है ना, तो हम यहाँ पर अलग तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ फोकस करना शुरू कर देते हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा टैक्स जो है ना अब उस कंपनी के ऊपर लगाया जाए जिसने यहाँ पर हमारे देश में इन्वेस्ट किया। तो वो गलत बात है। ओके, तो यही बातें यहाँ पर ऑथर की तरफ से की जा रही हैं। हमें ऐसे ट्रिक्स नहीं अपनाने हैं। ओके, जो एक बार कमिटमेंट कर ली उसके ऊपर ही रहो। ओके, तभी जो है ना आने वाले समय में और बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट आ सकेगी, जब हम ऐसा माहौल बना देंगे कि एक बार तो इन्वेस्टमेंट आ गई, किसी बड़ी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर दी, उसने अपने आप को एस्टेब्लिश कर दिया, आपने शुरुआत में उसको जहाँ पर रियायतें दे दी कि आप लगाएं अपना प्लांट। ओके, तो अगर बाद में उसको जब उसने अपने आप को पूरी तरीके से एस्टेब्लिश कर लिया, तो उसके ऊपर इतने बड़े आप जो है अलग अलग तरीके से टैक्स को यूज करके टैक्सेस लगाओगे, तो वो सही बात नहीं है। तो इससे फिर दोबारा अगर कोई और भी इंडिया में आना चाह रहा है तो वो यहाँ पर परहेज करेगा, वो कहेगा इंडिया में मैं क्यों जाऊं, मैं किसी और देश में चला जाता हूँ। वो वियतनाम में अपने आप को शिफ्ट कर सकता है, ओके, बांग्लादेश में शिफ्ट कर सकता है, चाइना में शिफ्ट कर सकता है। तो ये बातें हैं। तो स्टार्टिंग में यही बात की जा रही है कि अभी क्या हुआ है कि अभी इंडिया के खिलाफ एक डिसीजन आया है, बिल्कुल एक मत से डिसीजन जो है जजेस के द्वारा दिया गया है, जो कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उसके द्वारा। ये कौन से केसेस में आया? ये आया है वोडाफोन के केस में, दूसरा आया है कैरन एनर्जी के केस में। तो ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ये कहाँ पर पड़ती है? ये पड़ती है हेग में। तो हेग यहाँ पर कहाँ की सिटी है? ये नीदरलैंड की सिटी है। ओके, तो यहाँ पर इसी कोर्ट के द्वारा जो है ये फैसला दिया गया है भारत के खिलाफ। तो ये अर्जी दायर की गई थी। ओके, वोडाफोन और केरन एनर्जी के द्वारा, ये दोनों अलग अलग कंपनीज हैं। वोडाफोन के बारे में तो आप जानते ही होंगे। अगर मैं बात करूं केरन एनर्जी की, तो ये भी एनर्जी की फील्ड में काम करती है। ब्रिटेन की वन ऑफ द जो बिगेस्ट कंपनी है ये, ओके, ब्रिटेन की, जिसने कि भारत में इन्वेस्ट किया था। तो और इसने सन 2012-13 में अपना 10 से 20% स्टेक बेचा था, जो कि भारत की यहाँ पर जो कंपनी थी करेन एनर्जी वालों की, उसमें से अपना स्टेक बेचा था वेदांता को। ओके, तो इन्होंने अपने आप को रिस्ट्रक्चर किया अपनी कंपनी को, जिसके चलते भारत सरकार ने कहा कि आपके ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर जो है टैक्स बनता है। ओके, तो यहाँ पर उसी टैक्स के चलते यहाँ पर बहुत बड़ी राशि मांगी भारत सरकार ने, जिसके तहत इन्होंने यहाँ पर जो आर्बिट्रेशन कोर्ट है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, तो इसमें जो था केस दायर किया था भारत सरकार के खिलाफ। और जब केस की सुनवाई हुई, जब यहाँ पर वर्डिक्ट आया, तो भारत केस हार गया। ओके, तो अभी कोर्ट्स ने ये भी बोला, तो एक एक केस यहाँ पर कैरन एनर्जी वालों का यूएस कोर्ट में भी लगा था। ओके, तो यूएस कोर्ट ने जो यहाँ पर डिसीजन दिया, तो उन्होंने कहा है कि जो भी आर्बिट्रेशन बनता है ना इस कंपनी का 10,000 करोड़ के आसपास, है, भारत सरकार को कहा है कि वो उनको दो। ओके, जो भी यहाँ पर इनके एसेट्स वगैरह इनके पड़े हैं आपके देश में, तो यहाँ पर उनको आप उनको खराब नहीं कर सकते। ओके, तो वो जो है उनका हिस्सा है, जो भी जितनी भी वैल्यू का है, तो वो पैसे उनको वापस करो आप। ओके, जितना भी एसेट जो है इनका पड़ा हुआ है भारत में। तो ये चीजें यहाँ पर भारत सरकार को कही गई है यूएस कोर्ट के द्वारा। तो अभी यहाँ पर बात हम कर रहे हैं परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की, क्योंकि करेंट एनर्जी वालों ने किसी एक कोर्ट में केस नहीं किया था, बहुत सारे कोर्ट्स में केसेस किया था पूरे वर्ल्ड लेवल पर, जिसमें से भारत हारा ही है सभी सभी केसेस। ओके, और इसी के चलते अभी हमें कुछ सीखना चाहिए। तो क्या सीखना चाहिए? तो हमें ये केसेस से ये बातें जो है नजर आ रही हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट है फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट। ओके, तो अगर हम कोई भी बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी करते हैं ना किसी भी देश के साथ, किसी भी कंपनी के साथ, जहाँ भी कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर आ रहा है तो उसके साथ,
तो वहां पर जो हम ये बात रखते हैं, एक क्लॉज होता है हमेशा जब भी कोई बायोलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी होती है, तो क्लॉज में बात की जाती है फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट, मतलब इस तरीके से आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा, आप एक बार हमारे देश में पधारिए तो सही। ओके, तो ये सब चीजें यहाँ पर बात करें कि अभी इन दोनों केसेस में ये बात निकल कर आ रही है कि अगर कोई भी कंट्री जो है अच्छे तरीके से यहाँ पर फेयर और इक्विटेबल जो ट्रीटमेंट अगर देती है ना, तो यहाँ पर आने वाले समय में ऐसे जो केसेस हैं, डिस्प्यूट्स जो है ना, तो वो नहीं आएंगे। ओके, तो उनमें यहाँ पर जो है ना कमी देखने को मिलेगी आने वाले समय में। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी इसी के चलते जो अभी परिणाम निकल कर आया वोडाफोन के केस में, और यहाँ पर जो करेंट एनर्जी का केस है, तो वोडाफोन का भी सेम केस था, जहाँ पर भी टैक्स डिस्प्यूट था, जिसके तहत वोडाफोन ने भी भारत सरकार के खिलाफ केस दायर किया था, तो इसमें भी भारत सरकार हार गई थी। ओके, तो अभी जो अभी परिणाम निकले हैं, तो भारत सरकार ने सोचा है कि अभी हमें किस तरीके से आगे बढ़ना होगा, तो अभी इन्होंने अपनी पॉलिसी को थोड़ा चेंज किया है। ओके, तो यहाँ पर जो बीआईटीज है, जो यहाँ पर जो बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज होती हैं, तो उनमें से यहाँ पर जो टैक्स है ना, टैक्स का यहाँ पर जो स्कोप है उसको अभी रिड्यूस किया, अभी निकाल दिया है कि अभी जो है ना टैक्सेस वगैरह ऐसे ही कुछ नहीं लगाए जाएंगे। और अभी जो नई पॉलिसी बनाई जाएगी, तो उसमें यहाँ पर जो टैक्स क्लेम्स होंगे, तो स्पष्ट रूप से यहाँ पर जो है ना निकाल दिए गए हैं, जो बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी होंगी, तो आने वाले समय में जो है ना नेगोशिएशंस के तौर पर हम इस मॉडल को यूज कर सकते हैं, इस नई पॉलिसी को यूज कर सकते हैं कि जो फ्यूचर में हम इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज करेंगे तो वहां पर फायदा होगा। बिल्कुल, अगर बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी का हम फॉर्मेट इस तरीके से तैयार करते हैं कि आपके ऊपर जो है टैक्सेस को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, ओके, बड़े पैमाने पर, तो ज्यादातर जो है कंपनीज फिर इंटरेस्ट जताएंगी कि हम जो है भारत में इन्वेस्ट करें। ओके, भारत जो है अभी थोड़ा थोड़ा अभी टैक्सेस के मामले में जो है ना, जो टैक्स टेररिज्म है, तो उसके मामले में अभी सही समझ रख रहा है। ओके, तो अभी हमको चाहिए कि हम भी इन्वेस्ट करें, तो ये ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है भारत सरकार के द्वारा। तो पॉलिसी चेंज जो है ना अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या प्रोवाइड करेगा, तो इससे आने वाले समय में स्टेबिलिटी आएगी, और जो फ्यूचर डिस्प्यूट्स हैं वो उनको खत्म किया जा सकता है, उनको अवॉइड किया जा सकता है कि डिस्प्यूट्स बने ही ना। ओके, और इसके अलावा ये भी बात की जा रही है ऑथर की तरफ से कि स्टिल अभी भी ना स्कोप है रिफॉर्मिंग का, कि जो प्रोविजंस है, जो पुरानी हमने बीआईटीज की हैं, जो बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज की, जबकि हमारा सपोज करो करेंट एनर्जी के साथ जो बीआईटीज थे, ओके, वोडाफोन के साथ जो बीआईटी है, तो इनकी जो प्रोविजंस है, तो यहाँ पर ये भी स्कोप है कि इनको भी थोड़ा सा रिफॉर्म किया जाए, सही किया जाए। तो थोड़ा सा एक नजर घुमा लें कि बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी का मतलब क्या है, तो ये एक तरह का एग्रीमेंट होता है जो कि यहाँ पर जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, ओके, किसी भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए, ओके, तो यहाँ पर अगर कोई भी किसी देश में वो इन्वेस्ट करने जा रही है, ओके, तो यहाँ पर एक देश से अगर दूसरे देश में वो इन्वेस्ट कर रही है, तो उसके साथ जो भी एग्रीमेंट साइन हुआ, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन साइन हुई, तो उसी के हिसाब से चलना होगा। अब ओके, तो भारत सरकार अगर अगर कोई भी बीआईटी साइन करती है, तो फिर उसी को आगे प्रोसीड करना होगा, क्योंकि उसी एग्रीमेंट के बेस मानकर तो वो कंपनी इन्वेस्ट करने आई है। ओके, अगर उसी के खिलाफ हम चले जाएंगे, तो वो फिर आने वाले समय के लिए हमारे लिए सही नहीं होगा। उस समय के लिए तो हम यहाँ पर टैक्स का पैसा यहाँ पर जबरन जुटा लेंगे उस कंपनी से, लेकिन आने वाले समय में बहुत बड़े पैमाने पर कंपनीज नहीं आएंगी। तो सिनेरियो को थोड़ा समझिए, अगर बड़े पैमाने पर ज्यादा कंपनीज आती हैं, तो थोड़ा थोड़ा भी अगर टैक्स लेते हैं उनसे, तो यहाँ पर काफी फंड बन जाता है। लेकिन एक ही कंपनी के ऊपर ज्यादा हम फोकस करते हैं, और आने वाले समय में अगर हम पेशेंस नहीं रखेंगे ना, कि कंपनी को आगे अपना जो देश है उसको आगे बढ़ने का मौका दे इन्वेस्टमेंट के पर्पस पर, तो जब तक पेशेंस नहीं रखेंगे तो बात नहीं बनेगी। तो ये पेशेंस रखने वाली बात है, एक माहौल क्रिएट करने वाली बात है। तो इसी माहौल को जो हमारे पड़ोसी मुल्क है ये खराब करने की यहाँ पर जो है सिचुएशन करते रहे पुराने समय में, जो यहाँ पर टेररिज्म एक्टिविटीज देखते हो, तो ये इसीलिए की जाती थी कि भारत के प्रति जो ना इन्वेस्टमेंट कम हो, बाहर के जो यहाँ पर विदेशी मुल्क है, विदेशी कंपनीज हैं, तो भारत का चेहरा इस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर बनाया जाता था कि यहाँ पर जो है ना, मतलब कि टेररिज्म ये खुद बढ़ाता है। ओके, तो इस तरीके से हमें क्लेम करता था, हालांकि पाकिस्तान की खुद की हालत जो है ना, वो टेररिज्म के मामले उसको यहाँ पर सुपर पावर क्या कहा जाता है टेररिज्म के मामले में पूरे वर्ल्ड में। ओके, तो इस तरीके से भी यहाँ पर जो एक्टिविटीज होती हैं, तो हमें सबको देख के चलना है। और इसके अलावा ये जो प्रोसेस होता है ना, इसको हम ISDS भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब है इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट। तो जो वर्ल्ड का पहला जो बीआईटी यहाँ पर साइन हुआ था, वो नवंबर 25 1959 में हुआ था, किसके किसके बीच में, पाकिस्तान और जर्मनी के बीच में हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बात करें फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट, तो ये बिल्कुल एक स्टैंडर्ड होता है, जिसके तहत यहाँ पर जो है जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज होती हैं, उनको हम प्रोटेक्ट करके चलेंगे आने वाले समय में। जो जो बातें कही गई हैं उसी हिसाब से यहाँ पर जो है ट्रीटमेंट दी जाएगी। ओके, तो ऐसा मतलब कोई भी अनफेयर ट्रीटमेंट जो है हम प्रदान नहीं करेंगे, जो उस देश की सरकार होगी जहां पर वो इन्वेस्टमेंट आई है। तो ये सब चीजें हम जो है यहाँ पर मेंटेन करके चलते हैं। और आगे बात यहाँ पर की जा रही है कि अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा जो है एक यहाँ पर ना एक WU ग्लोबल टैक्स पॉलिसी सेंटर के साथ मिलकर जो है एक यहाँ पर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट जो है ना उसको पब्लिश किया गया है, जिसका यहाँ पर जो पूरा पूरा नाम है वो है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट एंड देयर इम्प्लीकेशंस
फॉर टैक्स मेजर्स। ओके, तो व्हाट टैक्स पॉलिसी मेकर्स नीड टू नो, तो ये पूरा का पूरा इस पब्लिकेशन का नाम है। ये साइड में इसका लिंक है, जो कि अभी जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के और जो जो डब्ल्यू ग्लोबल टैक्स पॉलिसी सेंटर दोनों के द्वारा मिलकर जो है पेश किया गया है। तो अभी ध्यान रखें इस लिस्ट के बारे में भी, जो ना यहाँ पर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, तो इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो किसके द्वारा इसको पब्लिश किया गया, जॉइंटली पब्लिश किया गया, किन किन के द्वारा किया गया, तो ये नाम आपके सामने, तो उनको पढ़ लें एक बार दोबारा से। और अभी उन्होंने क्या बातें कही हैं, तो यहाँ पर जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं नई पब्लिशिंग के तहत, यहाँ पर इन्होंने एक फ्रेमवर्क जारी किया जिसका नाम है यूएन सीटैट 2021 इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क। ओके, फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब किस तरीके से जो ना हमने आगे बढ़ना है। तो अगर मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करूं, ओके, तो कुछ गोल्स भी हैं। तो टोटल कितने गोल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, उसका आंसर मुझे करें कमेंट बॉक्स में। और उसमें से जो एजुकेशन वाला और जो ग्लोबल हंगर वाला जो यहाँ पर गोल है ना, उनके नंबर कौन कौन से हैं, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं, इंपॉर्टेंट है। और ये भी क्रूशियल समय पे यहाँ पर जो है ऐसा फ्रेमवर्क जारी किया गया है यूएन सीटैट के द्वारा। तो यहाँ पर ये कुछ वैल्यूएबल रिकमेंडेशन जो है ना वो प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से अगर हम पॉलिसी में बदलाव लेकर आते हैं फॉर बीआईटी, तो आने वाले समय में किस तरीके का फायदा होगा, किस तरीके से यहाँ पर जो टैक्स इश्यूज जो है ना उनको भी हम जो है सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और जो सबसे पहली बात जो कि यूएन सीटैट जो है यहाँ पर रिकमेंड कर रहा है अपनी पब्लिकेशन में, तो यहाँ पर जो एफईटी क्लॉज होता है, कोई भी जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी होती है, तो उसमें ये एफईटी क्लॉज होता ही होता है। अभी इसकी यार जो मतलब निकलता है ना, उसको यहाँ पर जो डाला गया है इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ के तहत। ओके, तो इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ के तहत जो है इसका मतलब अभी निकाला गया, इसकी मीनिंग में इसको डाला गया इस क्लॉज को। तो जिससे यहाँ पर बात करें कि जो एग्जॉस्टिव लिस्ट होगी ऑफ स्टेट ऑफ ऑब्लिगेशंस टू नॉट एक्ट इन द स्पेसिफाइड वे। ओके, मतलब कि जो यहाँ पर किसी भी कोई राज्य सरकार है या कोई देश की सरकार है कि कुछ जिम्मेदारियां उस लिस्ट में डाली जाएंगी जिसके बिहाफ पर जो है इनको एक्ट नहीं करना उस हिसाब से किसी भी यहाँ पर कंपनी के खिलाफ जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके आपके देश में अपने आप को जिसने एस्टेब्लिशमेंट किया है। ओके, और इसी के साथ यहाँ पर बात करें कि रिड्यूसिंग एफईटी टू ए पॉलिटिकल स्टेटमेंट, मतलब कि कोई भी किसी तरीके का यहाँ पर जो ना एफईटी को एज ए पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं मानना। ये दो देशों के बीच में करार है, यहाँ पर एज ए इन्वेस्टमेंट एज ए इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू जो इसको हमें देखना है, जो एफईटी की जो क्लॉज है उसको। और ऐसी जो रिकमेंडेशन है तो आने वाले समय में ये यहाँ पर मदद करेंगी जिस भी तरह के चैलेंजेस निकल कर आते हैं। अनक्वालिफाइड एफईटी स्टैंडर्ड जो होते हैं, मतलब कि जो यहाँ पर एक बार एफईटी स्टैंडर्ड क्वालिफाई हो गया, मतलब उस हिसाब से आगे बढ़ना, लेकिन जिस देश में गए उस देश में अभी कोई उनको प्रोटेक्ट ही नहीं कर रहा उन एफईटी स्टैंडर्ड्स को। तो ये सब चीजें जो है ऐसे चैलेंजेस जब किसी कंपनी के सामने निकल कर आ रहे, तो इनको हमने सॉर्ट आउट करना है। तो ऐसी रिकमेंडेशन जो कि यहाँ पर इस नई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क के तहत दी गई है, तो यहाँ आने वाले समय में फायदा पहुंचाएगी। और भी बहुत सारी रिकमेंडेशन है जिसकी हम आगे बात करेंगे। और अगर हम बात करें कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ की, तो ये यहाँ पर क्या चीज, तो यहाँ पर एक तरीके से बाइंडिंग लीगल रूल्स होते हैं। तो बाइंडिंग कहने का मतलब है कि जो भी जिन मुल्कों में यहाँ पर जो आपस में एग्रीमेंट साइन हुए ना, तो आप यहाँ पर अगर कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से अगर काम करें तो ये बाइंडिंग रहेंगे दोनों की ओर। मतलब कि जो यहाँ पर एक बार एग्रीमेंट साइन हो गया, अब उसी के हिसाब से दोनों को बाधित कर दिया जाएगा कि उसके बाहर जाकर वो काम नहीं कर सकते हैं जो भी रूल्स पहले एक बार साइन कर लिए हैं। तो अभी यही सब एक तरीके के बाइंडिंग लीगल रूल्स होते हैं जो कि यहाँ पर डेवलप किए जाते हैं ऑन ग्लोबल और रीजन लेवल थ्रू कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस, जिसकी यहाँ पर प्रैक्टिस चलती रहती है, मतलब कि एग्रीमेंट्स इसके बिहाफ पर होते रहते हैं। और यहाँ पर इसकी एग्जिस्टेंस पता चलती है कस्टमर रूल ऑफ लॉ की, जब यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रैक्टिस जो है बड़े पैमाने पर हो रही है, किस तरीके से बिहेवियर निकल कर आ रहा है अलग अलग देशों का। अगर हम बात करें कस्टमर इंटरनेशनल लॉ उसके रिगार्डिंग, और अगर हम बात करें किस तरीके से जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है उनको जो है आगे प्रोसीड किया जा रहा है उस हिसाब से। ओके, तो ये सब बातें हैं जो इंपॉर्टेंट। तो अभी जो है ना जो नया फ्रेमवर्क दिया गया है, तो उसको अभी इसी तरीके से एक बाइंडिंग लीगल रूल जो ना इसके तौर पर इसको माना जा रहा है कि जो भी जो है यहाँ पर एफईटी नई साइन होंगी तो उसमें इसको एज ए बाइंडिंग लीगल रूल इनको रखा जाएगा। तो अगर यहाँ पर ये बाइंडिंग कर देते हैं तो इसका मतलब अगर सपोज करो भारत अभी इन्वेस्टमेंट करवा लेता है, अगर जैसे कैरन एनर्जी वाले आए थे, तो बाद में अगर हमने पॉलिसी बदल कर टैक्स लगा दिया तो ये काम नहीं कर सकते। और इसके अलावा जो आगे बात करें कि फ्यूचर में जब भी भारत यहाँ पर नेगोशिएशन कर रहा होगा इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज के तहत कि भारत में आप अगर इन्वेस्ट करो, तो यहाँ पर भारत को क्लैरिफाई करनी होगी अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एफईटी स्टैंडर्ड। ओके, तो यहाँ पर जो एफईटी स्टैंडर्ड इसको क्लैरिफाई करना होगा ताकि जो कि इस बात की इंश्योरिटी हो कि जो भी ट्रीटी यहाँ पर होने जा रही है किन्हीं दो कंट्रीज के बीच में, तो उनकी यहाँ पर सेम अंडरस्टैंडिंग है। ओके, मतलब किसी तरीके से ये बात ना रह जाए कि यहाँ पर आगे आने वाले समय में कुछ आप चेंज कर सकते हो, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल यहाँ पर क्लियर बातें होनी चाहिए। तो इसके तहत यहाँ पर एफईटी स्टैंडर्ड को यहाँ पर क्लैरिफाई करने की बात करें, तो उसी के तहत जो हमें हमें जो गाइड कर रहा है, जो अभी नया फ्रेमवर्क मिला, तो उसके तहत अभी कुछ एग्जांपल्स भी दी गई कि जो आपका एफईटी क्लॉज है आप उसमें क्या क्या बातें लिख सकते हो। ओके, तो जैसे सबसे पहली बात करें कि एक्ट दैट इन एन आउटरेज
इज मेड इन बैड फेथ। तो ये सब बातें आप लिख सकते हो कि मतलब कि कोई भी ऐसा काम यहाँ पर जो है ना आपने अगर किया, कोई भी उल्लंघन आपने किया, जो भी हमने आपस में ट्रीटी की है, तो यहाँ पर कोई भी बैड फेथ में अगर बुरे फेथ में अगर आप काम करते हो। इसके अलावा आगे जो बात करें, कॉन्स्टिट्यूट्स विलफुल नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी और एन इनसफिशिएंसी सो फार शॉर्ट ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स दैट एवरी रीजनेबल एंड इम्पार्शियल पर्सन who readily recognize its insufficiency। तो ये सब बातें जो है आप लिख सकते हो अपने जो यहाँ पर एफईटी क्लॉज होगा उसमें। ओके, तो यहाँ पर जब भी यहाँ पर एफईटी क्लॉज की आप स्टैंडर्ड को क्लैरिफाई करना चाह रहे होंगे तो उस समय ये आपको काफी जो है ना कॉमन अंडरस्टैंडिंग के रूप में आपको बातें पता चल जाएंगी, इन किन बातों के ऊपर जो है हमने यहाँ पर एफईटी स्टैंडर्ड जो है अपना बनाया है और इन्हीं के ऊपर जो है हमने काम करना है। ओके, और इसके अलावा एक और रिकमेंडेशन इसके द्वारा दी गई है यूएनसीटैट के द्वारा, जिसमें वो गाइड कर रहा है कि जो ना रिप्लेस करो जो जनरल एफईटी क्लॉज है किसके साथ, विद द एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ मोर स्पेसिफिक ऑब्लिगेशंस। तो और बड़ी जिम्मेदारियां जो है रखी जाए उस लिस्ट में, तो उससे जो है एफईटी के जो जनरल रिप्लेसमेंट जो जनरल क्लॉज है उसको रिप्लेस किया जाए। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके चलते हमें हमें यहाँ पर क्या फायदा मिलेगा कि जो भी यहाँ पर ट्रीटी साइन हुई है तो उसमें पहले से एक चीज क्लैरिटी हो गई है। तो लेकिन यहाँ पर ऑथर की तरफ से ये भी बात की गई है कि ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में ये चैलेंजिंग भी हो दोनों पार्टीज के तहत कि यहाँ पर कोई भी यहाँ पर जो एग्जॉस्टिव जो लिस्ट आपने बनाई है, यहाँ पर जो भी टॉपिक्स आपने लिखे कि इन किन मुद्दों के ऊपर हमें सहमति चाहिए, तो उसमें हो सकता है कि एक मेंबर माने दूसरा माने ना। तो यहाँ पर ये भी एक तरीके का चैलेंज जो है इसको कहा जा रहा है ऑथर की तरफ से। दूसरी यहाँ पर जो और यहाँ पर यूएनसीटीआर की रिकमेंडेशन आई है, तो उसमें कहा गया है कि जो एफईटी है, ओके, तो उनको यहाँ पर जो है आप इंक्लूड करो एज ए पॉलिटिकल कमिटमेंट। देखो, सरकारें जो चलाई जाती है वो यहाँ पर पॉलिटिशियंस के द्वारा ही चलाई जाती हैं, तो ज्यादातर उन्हीं का रोल होता है कोई भी डिसीजन अगर लेना होता है, चाहे आपने टैक्स टेररिज्म का काम करना, चाहे आपने किसी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को लेकर आना, या फिर कोई नई कंपनी स्टैब्लिश करनी, कुछ भी करना। तो पॉलिटिकल कमिटमेंट की यहाँ पर बात करें कि इसको भी एफईटी में इंक्लूड करो, तो यहाँ पर बात करें कि जो प्रेम्बल होगा ना, तो वहां पर मेंशन करना है पॉलिटिकल कमिटमेंट के बारे में कि हाँ भी आप जो है ना अपने यहाँ पर जो है सतर्क हैं आप इस मामले में कि आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट चाह रहे हैं तो इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी आने वाले समय में, तंग परेशान नहीं किया जाएगा हमको अगर हम आपके देश में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो प्रेम्बल का कहने का मतलब जैसे हमारे भारतीय संविधान है, तो उसको यहाँ पर जो पहला पन्ना है जहां पर प्रेम्बल लिखा हुआ है, तो वहां पर पूरा का पूरा ना एक छवि दिखती है हमारे संविधान के बारे में कि हमारा संविधान ऐसा है। ओके, तो बहुत सारी बातें वहां पर लिखी गई हैं। तो शॉर्ट एक ही पेज है, बिल्कुल इसी तरीके से जो भी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी हो, ओके, यहाँ पर जो भी क्लॉज साइन हो तो उसके तहत जो प्रेम्बल उसका जो एक मुख्य पन्ना बनेगा, तो वहां पर ही आपने सब चीजें लिखनी है, जहां पर कि आपने कमिटमेंट शो करनी है कि जो भी आप जो मॉडल बीआईटी का फॉलो करके चलोगे, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी का, तो यहाँ पर प्रेम्बल में ही जो ना आपने एफईटी का क्लॉज इंक्लूड कर देना है। तो वहां पर एज ए पॉलिटिकल कमिटमेंट आपने लिखना है कि आप कमिटेड हो कि जो भी कंपनी यहाँ पर आएगी आप उसको पूरा सपोर्ट दोगे, ओके, और किसी तरीके से वहां पर उसको नुकसान नहीं पहुंचाओगे। और जो आगे यहाँ पर बात की जा रही, तो कह रहे हैं इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट जो सेटलमेंट, जिसको हम यहाँ पर बीआईटी भी बोलते हैं, तो उसका दूसरा नाम है ये। तो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग जो यूएनसी टैट, तो यहाँ पर इसके बारे में सजेशन दे रहा है। तो कह रहा है जो एक्सक्लूडिंग टैक्स फ्रॉम स्कोप ऑफ आईएसडीएस। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो टैक्स की जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी, भारत अभी नई पॉलिसी लेकर आया जिसमें यहाँ पर जो टैक्स है उसको एक्सक्लूड कर दिया गया कि अभी जो भी यहाँ पर एग्रीमेंट होंगे, यहाँ पर जो फेयर एंड इक्विटेबल जो ट्रीटमेंट के हिसाब से यहाँ पर जो प्लान तैयार होगा, जो क्लॉसेस तैयार होंगे, उसके ऊपर जो है यहाँ पर टैक्स को अभी एक्सक्लूड करेगा भारत। ओके, तो जो अभी हमें सीखने को मिला है, जो अभी केस आ रहा है दो भारत अभी, जिसके प्रति अभी भारत सतर्क होना शुरू हो गया है कि अभी और बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट लेकर आनी है। तो यहाँ पर जो सजेशन इसके द्वारा की दी गई है कि इसको एक्सक्लूड तो करना ही है टैक्स को, साथ ही साथ जो कुछ कुछ यहाँ पर जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट है ना, तो उसके भी कुछ प्रोविजंस को हमें यहाँ पर एक्सक्लूड करना है। जैसे यहाँ पर बात करें कि जो जिस तरीके से यहाँ पर जो एफईटी डायरेक्ट अप्रोप्रिएशन है, ओके, फ्रॉम इट्स स्कोप, तो कहने का मतलब है कि अभी इसमें कुछ ऐसे यहाँ पर एग्रीमेंट्स भी जिसके तहत जो है ना एक लिमिटेड पीरियड जो है यहाँ पर दिया जा रहा है, जो अगर क्लेम करना चाह रहा है टैक्स के रिगार्डिंग भी, अगर कोई सरकार यहाँ पर क्लेम करनी भी चाह रही। दूसरा, अगर क्लेम हो रहा है तो यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स है ना, तो उनके लिए भी यहाँ पर जो सेटलमेंट प्रोसेस होना चाहिए कि अच्छे तरीके से ट्रीटी उनकी अंजाम पर पहुंच जाए, तो उनको भी सही समय जो है नहीं दिया जा रहा। ओके, तो अभी इसी के चलते यहाँ पर बात करें कि जो यहाँ पर कुछ यहाँ पर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट्स के जो यहाँ पर क्लॉजेज हैं, उनको हम जो प्रोविजन है उनको हम एक्सक्लूड करेंगे, जो कि हमने अभी जिसके ऊपर हमने बात रखी है। और इसके अलावा भारत की बात करें कि भारत जो ऑलरेडी जो टैक्स क्लेम है उसको अभी एक्सक्लूड कर चुका है फ्रॉम द स्कोप ऑफ आईएसडीएस, ओके, जिसको हम यहाँ पर बीआईटीज भी बोलते हैं। तो इससे आने वाले समय में क्या होगा कि यहाँ पर जो लिमिटेशन पीरियड है, और यहाँ पर दूसरा जो डिनाइल हो जाता है टीडीटी बेनिफिट का क्लॉज इन इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, तो उससे यहाँ पर छुटकारा मिलेगा, एक तरीके का फायदा मिलेगा दोनों को, जो इन्वेस्टर्स है उसको भी, और जो यहाँ पर जिस देश में यहाँ पर जो है जिस सरकार के द्वारा यहाँ पर पूरा संचालन किया जा रहा है उसको भी। तो इससे आने वाले समय में
खास तौर पे जो है यहाँ पर जनरली जो टैक्स ट्रीटीज में हम यहाँ पर बातें ऑफर करते हैं, जो नॉन जनरल केसेस होते हैं, तो उसमें भी हमें फायदा देखने को मिलेगा। और आखिर में बात करें कि जो यूएनसीटीआर की जो रिकमेंडेशन है, वो आने वाले समय में स्टेबिलिटी जो लेकर आएगी, जो जिस भी तरह के यहाँ पर बायोलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज होती हैं या फिर आईएसडीएस जो प्रोसेसेस चलते हैं, तो स्पेशली अगर हम भारत की बात करें तो भारत को सेटबैक लगे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में यहाँ पर रिसेंटली फैसला जो है अभी देखने को मिला परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का, जो कि भारत के खिलाफ आया है। और जो आखिर में बात करें कि जो बीआईटी जो साइन होती हैं, जो बायोलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज होती हैं, तो यहाँ पर एक तरीके से ना डिजायर, यहाँ एक तरीके से सर्टेनिटी जो है ना वो प्रोवाइड करती है इन्वेस्टर्स को, कि आपका यहाँ पर जो है ना हम अब आपको प्रोटेक्ट करके चल रही है। तो यहाँ पर ये सब लोग जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो ये ट्रीटीज होती हैं, ये जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं उनको अपने पैरों तले रखती हैं। ओके, तो खास तौर पे अगर हम इंडिया की बात करें तो भारत जो है ना, भारत भी अपने हिसाब से आगे बढ़ सकता है। ओके, जो टैक्स टेररिज्म वाला फंडा है उसको छोड़ सकता है, जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके, हमें सोचना होगा सभी, और यहाँ पर नजर घुमानी होगी, सिर्फ यही नहीं सोचना है कि टैक्सेस का पैसा किसी न किसी तरीके से हमारे पास पहुंच जाए और उस पैसे को हम किसी न किसी तरीके से यूज कर लें। हमने आने वाली फ्यूचर के बारे में सिनेरियो भी बनाना है। तो उसी के चलते ऑथर बात करें कि भारत जो है बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर जो है ना एज ए लीडर जो है बाहर निकल कर आ सकता है इन द फॉर्म ऑफ पॉलिसी मेकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट्स ऑन टैक्स इश्यूज। ओके, तो जो राइटर हैं इस आर्टिकल के, इस एडिटोरियल के, वो है ओवेंस। तो जो ओवन है वो फॉर्मर हेड ऑफ टैक्स ओईसीडी पेरिस में, फ्रांस में यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो जितने यहाँ पर 3 राइटर्स हैं जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, आर विद द वेना यूनिवर्सिटी ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया के यहाँ पर जो प्रोफेसर हैं उनके द्वारा ये एडिटोरियल लिखा गया है। तो चलिए अभी फोर्थ एडिटोरियल डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर बात करें जस्ट इनफ डेमोक्रेसी, इंडियन फ्रीडम डिक्लाइंस फ्रॉम फ्री टू पार्टली फ्री बट इट रिमेन्स रेजिलिएंट। तो यहाँ पर बात की जा रही है ऑथर के द्वारा कि अभी हाल ही में जो है ना, जो फ्रीडम हाउस यहाँ पर यूएस की एक एजेंसी है जो यहाँ पर डेमोक्रेसी के ऊपर जो है रिपोर्ट जारी करती है हर साल, कि डेमोक्रेसी का स्तर कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर बढ़ा है, यहाँ पर कम हुआ है। तो यहाँ पर ये भी देखा जाता है कि डेमोक्रेसी कहीं क्या, यहाँ पर जो ऑटोक्रेसी रूल उसमें तो कन्वर्ट नहीं होगी, जो तानाशाही उसमें तो कन्वर्ट नहीं होगी। तो अभी इसी के चलते जो फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट आई, तो उसमें हमें यहाँ पर ना पार्टली फ्री वाली कैटेगरी में रखा गया है इंडिया को। तो यहाँ पर पहले हमारा स्टेटस था फ्री का। ओके, तो यहाँ पर अभी पार्टली फ्री इसको बोला गया है। और साथ ही साथ कुछ बातें यहाँ पर की जा रही है, जैसे यहाँ पर जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट यहाँ पर रूल कर रही है, तो यहाँ पर बहुत सारी बातें हो रही है कि यहाँ पर हिंदुत्व नेशन की बातें हो रही है। ओके, मतलब ये भी यहाँ पर रीजन जिसके तहत यहाँ पर जो है हमारा पार्टली स्टेटस आ चुका है, पार्टली फ्री वाला। लेकिन जो फ्रीडम हाउस अगर रिपोर्ट की अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पर ये वाले फैक्टर्स जो है ये फीके नजर आ रहे हैं। अगर कंपेयर करें जो वायलेशन हो रही है फ्रीडम, जो यहाँ पर फ्रीडम ऑफ द इम्पोजिशन इम्पोजिशन ऑफ सेंट्रल रूल ऑन कश्मीर, तो जब से भारत सरकार के द्वारा उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को, तब से यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर जो है ना आजादी की यहाँ पर अवमानना हुई है, वायलेशन हुई है, अगर हम कश्मीरियों की बात करें उनके रिगार्डिंग। तो यहाँ पर जो भारत का ओवरऑल फ्रीडम स्कोर है ना, वो 2014 में 77 था फ्रीडम हाउस रिपोर्ट के मुताबिक। तो अभी वो 2021 में 67 हो चुका है। ओके, तो यहाँ पर कश्मीर, अगर सिर्फ और सिर्फ कश्मीर रीजन की बात करें तो ये 49 से गिर के 27 तक आ चुका है। ओके, तो ओवरऑल फ्रीडम हाउस रिपोर्ट जो है यहाँ पर कश्मीर के ऊपर ज्यादा फोकस करके जो है यहाँ पर हमें यहाँ पर जो है कैटेगरीज में बांट रहा है, हमें स्टेटस दे रहा है कि हम पार्टली फ्री हैं, यहाँ पर ओवरऑल फ्री है। तो अगर 2014 की बात करें तो यहाँ पर जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की कंडीशंस थी, तो वो बिल्कुल यहाँ पर बहुत बुरी थी। अगर हम कंपेयर करें उसको जो हमारे इंडियन रूल जो यहाँ पर ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके बारे में अगर बात करें तो 2014 में इंडियन जो कश्मीर था उसका यहाँ पर जो स्कोर था 49 था, और पाकिस्तान का जो स्कोर था, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, उसका 39 था। ओके, लेकिन अभी की अगर बात करें 2021 की, तो दोनों का स्तर सेम है, चाहे वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हो चाहे वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर हो। ओके, तो जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसकी कैपिटल क्या है? ओके, तो उसके उसके बारे में कमेंट बॉक्स में आंसर करें। और इसके अलावा बात करें जो भारतीय मीडिया है, तो वो भी यहाँ पर जो है ना बेसुर, जैसे इस तरह से मतलब जो जो है अपनी जो है बात रखता है बेसुर तरीके से, और जिसमें यहाँ पर बात करता है कि जो सिविल लिबर्टीज हैं, ओके, जो नागरिक स्वतंत्रता है, वो जो पॉलिटिकल राइट्स हैं, उनसे यहाँ पर जो है उनको यहाँ पर अलग रखा गया, उनको प्रदान नहीं की गई, खासतौर पर अगर कश्मीरियों की बात करें। लेकिन इस पॉइंट के ऊपर हार्डली ही कोई बात करता है कि यहाँ पर सबसे बड़ी एरोजन जो है ना वो यहाँ पर कश्मीर रीजन में हुई है। ओके, तो सिविल लिबर्टीज की अगर हम बात करें तो उसके बारे में तो चर्चाएं की जाती है, लेकिन कश्मीर रीजन में इतने बड़े पैमाने पर हुई है तो उसके बारे में यहाँ पर कोई बात नहीं कर रहा। तो आपने भी सिनेरियो देखा ही होगा, जब से यहाँ पर 5 अगस्त 2019 के बाद जब से हमने आर्टिकल 370 को हटाया, उसके बाद जब से यूटी बना है कश्मीर, तो इसी के चलते जो आगे बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट एज ए इंस्टीट्यूशन अगर हम बात करें, तो ये इसका काम होता है कि यहाँ पर कोई भी बंदा अगर मुसीबत में फंस गया है तो उसकी सहायता के लिए आगे आना है।
तो कश्मीर की अगर बात करें तो यहाँ पर हैबियस कॉर्पस नाम की एक रिट होती है, जो हमारा एक फंडामेंटल राइट है। ओके, अगर आपको कोई भी इलीगली उठाकर ले जाता है, ओके, अगर आपको जेल में डालता है, तो आप जो है ना कोर्ट में रिट दायर कर सकते हो। ये हैबियस कॉर्पस एक रिट है। तो जो भी स्टेट, जिस भी एजेंसी ने आपको उठाया है, तो आप उसके खिलाफ रिट दे सकते हो, तो फिर उसके खिलाफ एक्शन होगा। तो इसी के चलते कश्मीर में भी ये हैबियस कॉर्पस की पिटीशन, ये वाली रिट थी, काफी बड़े पैमाने पर कश्मीरियों के द्वारा डाली गई। ओके, लेकिन इनको लगातार पोस्टपोन करते गए। ओके, और बाद में यहाँ पर इनकी कोई सुनवाई भी जो है कोर्ट्स के द्वारा नहीं की गई। तो ये बहुत अपमानजनक बात है। ओके, अगर हम अपने आप को डेमोक्रेसी कहते हैं तो ये ऐसी बातें जो है ऑथर की तरफ से रखी जा रही है। और आगे जो बात रखी जा रही है, तो कहा जा रहा है कि क्या अभी भी जो कश्मीर है वो स्वर्ग है धरती के ऊपर। तो यहाँ पर कुछ, यहाँ पर जो है ना इसको, इस बात को डिफेंड करते हैं स्टेट ऑफ अफेयर्स के नाम पर, कि एक तरीके की प्रॉक्सी वार जो है ना वो उस रीजन में चल रही है हमारी पाकिस्तान के साथ। तो इसको भी ऑथर कह रहे हैं कि पार्टली ये बात सही हो सकती, करेक्ट हो सकती है, लेकिन अगर हम बात करें जब से हमने आर्टिकल 370 को यहाँ पर अबॉलिश किया ना, तो उससे पहले की जो सिचुएशन थी, तो उसमें 25% जो कश्मीरी लोग थे, कश्मीरी मुस्लिम्स थे, वो भारत के साथ थे, भारत के समर्थक थे। लेकिन आज की जो सिचुएशन है ये बिल्कुल उलट हो गई है। तो अभी कोई भी समर्थक नहीं है भारत का। ओके, तो इन प्रैक्टिस अगर हम बात करें तो कोई भी समर्थक नहीं निकल कर आ रहा भारत का। तो इंडियन ट्रूप जो है अभी कश्मीर वैली को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर जो इच्छा है उन वहां के लोगों की, उसके खिलाफ। तो इसके अलावा ये भी बात की जा रही कुछ लिबरल लोगों के द्वारा, कि मतलब लिबरल कहने का मतलब जो सबको समानाधिक अधिकार देने की बात करें, तो उनकी ये बात ये भी क्लेम किया जा रहा है कि जो पॉलिटिकली ये बात इम्पॉसिबल है कि कश्मीरियों को यहाँ पर रेफरेंडम जो है ना, इसका राइट दिया जाए कि आने वाले समय में वो अपना फ्यूचर तय करे कि वो किस तरीके से रहना चाह रहे हैं। और बीजेपी यहाँ पर क्लेम करती है कि वो जो है कश्मीरी की सिचुएशन को यहाँ पर इम्प्रूव करेगी। ओके, तो यहाँ पर क्लोजर इंटीग्रेशन जो है यहाँ पर कश्मीरियों के साथ बनाया जा रहा है भारत में। तो यहाँ पर जो क्रेडिबिलिटी इन बातों की, इस अगर वैली की बात करें तो बहुत निग्लिजिबल है, बहुत कम है, सही मायने में काम नहीं हो रहा है। तो फ्रीडम हाउस की जो रिपोर्ट है, जो स्कोर है, वो हमें यही बातें दर्शा रहा है कि किस तरीके से हमारा जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है उसमें गिरावट लगातार आती जा रही है। ओके, तो हम जैसे हम, भारत क्लेम करता है कि हम एक लिबरल डेमोक्रेसी है, तो उस तरीके से सिनेरियो अगर हम जो कश्मीर में ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उससे यहाँ पर ये बातें सामने नहीं आ रही कि हम यहाँ पर लिबरल डेमोक्रेसी हैं। और आगे यहाँ पर बात की जा रही है कि भारत जो है ना अभी भी लगातार जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की यहाँ पर दाद देनी होती है कि बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर इलेक्शंस करवाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो पावर जो है वो बदलती रहती है। ओके, तो यहाँ पर पार्टीज के दरमियान जो है पावर, सत्ता बदलती रहती है, जिसके तहत जो भारत का जो स्कोर है पॉलिटिकल राइट्स के मामले में, तो वो गिरा नहीं है 2014 से। ओके, तो वो बिल्कुल बरकरार है। लेकिन अगर हम बात करें सिविल लिबर्टीज के मामले में, जो नागरिक की स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, उसकी मामले में, तो उसमें हमारा स्कोर गिरा है। तो 43 से हम गिर गए हैं 33 पर। और इसके अलावा जो फ्रीडम ऑफ स्कोर है, तो यहाँ पर और भी बहुत सारे देश हैं जिनका स्कोर गिरा है पूरी दुनिया में। जैसे यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो यूएस का खुद का स्कोर गिरा है, जिनके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। तो यहाँ पर 92 से 83 पर आ गए हैं। ब्रिटेन की बात करें तो इनका भी गिरा है, 97 से 93 पर आ गए हैं। तो ब्राजील की बात करें तो इसके भी बहुत बड़े पैमाने पर गिरावट देखने को मिली है डेमोक्रेसी में। और इसके अलावा और भी जो हमारे नेबर, जैसे बांग्लादेश की बात करें तो इसका भी सिविल लिबर्टी इंडेक्स में यहाँ पर जो है स्कोर गिरा है, 53 से 39 आ गया। तो शेख हसीना जो है, जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है, जो कि भारत, जो बांग्लादेश है वो भारत का भी एक फ्रेंडली नेबर कंट्री है। तो यहाँ पर इनके राज में भी डेमोक्रेटिक राइट्स जो है यहाँ पर इनकी प्राइम मिनिस्टरशिप में गिरे हैं। पाकिस्तान की बात करें तो इसका तो हाल पहले से यहाँ पर खराब है। ओके, तो अभी वो और खराब हो गया है। और इसका जो स्कोर है यहाँ पर 42 से 37 आ गया है। और इंडोनेशिया की बात करें तो 64 से 59 आ गया। लेकिन सिर्फ श्रीलंका ही एक ऐसा देश है जो कि डाउन नहीं गया है, जो कि अप गया है। ओके, तो इसका जो यहाँ पर सिविल लिबर्टी के मामले में जो इंडेक्स है वो 42 से 56 चला गया। तो ये यहाँ पर सारा डाटा है पॉलिटिकल सिविल लिबर्टीज का। यहाँ पर जो स्कोर है, ये सभी मुल्क हैं जिनका स्कोर लगाया गया है यहाँ पर। ये टोटल स्कोर यहाँ पर 2014 के 2021 का है, पॉलिटिकल राइट्स के बारे में और सिविल लिबर्टीज के बारे में। तो यहाँ पर अच्छे से इस स्कोर को देख सकते हैं और यहाँ पर कंपैरिजन कर सकते हैं और भी जो बाकी मुल्क है उनके साथ। जो चाइना के साथ भी आप जो कंपैरिजन कर सकते हैं इंडिया का, कि कितना फर्क है वहां की डेमोक्रेसी में और यहाँ पर भारत की डेमोक्रेसी में। तो अगर चाइना के साथ कंपेयर करें, जो टोटल स्कोर निकलता है, ओके, 2014 में तो ये इसका 17 बनता है, तो इंडिया का 77 बनता है। अगर 2021 का टोटल स्कोर की बात करें तो यहाँ पर इसका 9 है चाइना का, इंडिया का 67 है। पॉलिटिकल राइट्स की बात करें 2014 में तो ये 2 था चाइना का स्कोर, भारत का 34 था। लेकिन पॉलिटिकल राइट्स 2021 की बात करें तो हमारा स्कोर मेंटेन रहा, सेम रहा, लेकिन चाइना का -2 चला गया। तो आप देखो कि पॉलिटिकल राइट्स मतलब कितने ज्यादा यहाँ पर बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो है एक ही पार्टी जो है रूल करती है, जिसके चलते यहाँ पर इनकी जो है इंडेक्स गिरता जा रहा है। और जिसकी अगर सिविल राइट्स की भी बात करें तो इसमें भारत का यहाँ पर स्कोर 43 और 33 रहा है 2014-2021 में। लेकिन अगर चाइना की बात करें तो ये 15 और 11 तक है। तो सिविल राइट्स भी आप देख लो कि नागरिक को कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर ये इंडिपेंडेंस देते हैं, फ्रीडम देते हैं। तो उसका भी आप कंपैरिजन भारत के साथ कर सकते हो। तो चाइना
कहीं आसपास भी नहीं है भारत के। तो चलिए अभी बात करते हैं फ्रंट पेज न्यूज की। तो यहाँ पर बात करें कि अभी जिनकी उम्र 45 ईयर से ज्यादा है ना, अभी वो सभी एलिजिबल है 1 अप्रैल से कोविड वैक्सीन के लिए। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट खबर है, इसको ध्यान से सुने। तो यहाँ पर जो एलिजिबल है, जिनकी भी यहाँ पर जो है ना उम्र 1 जनवरी 1977 के हिसाब से यहाँ पर 45 ईयर्स की हो रही है, तो वो एलिजिबल है सभी 1 अप्रैल से। ओके, तो रजिस्ट्रेशन भी 1 अप्रैल से शुरू होगी वैक्सीनेशन ड्राइव की। हेल्थ मिनिस्ट्री ने यहाँ पर जो है, जो हेल्थ सेक्रेटरी है राजेश भूषण, तो उन्होंने यहाँ पर स्टेट्स को लिखा है कि जो अनिवार्य बदलाव है तो वो कर दें। ओके, तो अपने जो नागरिकों को तो आप जो है मैसेज कन्वे करें। इसी के चलते यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अप्रैल 1 से अभी किसी भी तरीके की ना डॉक्टर के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी ऑन कॉमोर्बिडिटीज। तो ये वो सर्टिफिकेट है जिसके तहत अगर आपको कोई बीमारी है ना, अलग से कोई बीमारी जैसे हाइपरटेंशन हो गया, या पर डायबिटीज हो गया, या फिर हार्ट की रिलेटेड बीमारी, तो इसका पहले सर्टिफिकेट लाना पड़ता है डॉक्टर से। तो अभी ये सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है 1 अप्रैल से। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखें। जितना अवेयरनेस हो इसके बारे में फैलाएं। ओके, और भ्रम जो है ना, भ्रम को फैलने से रोकें। और जो इसके अलावा जो कोविन ऐप है, जो कोविन प्लेटफॉर्म जहां से आप अपने आप को रजिस्टर करते हैं कोवैक्सीन के लिए, तो उसमें भी चेंजेस अभी कर दी जाएंगी। और जो है वहां पर जाके आप अपने आप को जो है अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हो कि आपको कब से जो है वैक्सीन लगेगी। तो अपना शेड्यूल जो है आप खुद से जो है आप निर्धारित कर सकते हो। तो पहला डोज आपको लगेगा, ओके, यहाँ पर 4 से 8 हफ्तों के बीच में। और इसी के चलते यहाँ पर गवर्नमेंट ने यहाँ पर एडवाइस भी कर दिया है कि यहाँ पर वो अभी वेट नहीं करेंगी। ओके, ज्यादा से ज्यादा हफ्तों तक दूसरा डोज भी जो है उसको जल्दी से जल्दी यहाँ पर लगाया जाएगा, जितना भी यहाँ पर 4 से 6 हफ्ते या 8 हफ्ते का समय यहाँ पर सारणी रखी उस हिसाब से। तो आगे जो न्यूज है फ्रंट पेज में, तो यहाँ पर जो फाइनेंस बिल है ना, तो उसमें जो कुछ चेंजेस की गई, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की। सबसे पहली बात करें, जो प्रोविडेंट फंड होता है, तो इसकी जो सीलिंग होती है कि जहां पर जो टैक्स लगता है, मतलब कि यहाँ पर जो आप प्रोविडेंट फंड में जो आपका पैसा जमा होता है, जहां पर कि वैसे तो होता है कि एम्प्लॉयर और आपकी जो सैलरी होती है, एम्प्लॉय की सैलरी होती है, उसका 10% जो है ना आप दोनों डालते हैं आपके प्रोविडेंट फंड में। ओके, जैसे आपका प्रोविडेंट फंड बना है तो आप एम्प्लॉई हो, तो आपकी जितनी सैलरी 10% आप डालोगे, 10% आपका एम्प्लॉयर डालेगा जिसने आपको नौकरी पर रखा है। तो और इस तरीके से आपका जो है प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा होता जाता है। और उसी जो पैसे के ऊपर ना यहाँ पर जो ब्याज मिलता है आपको, ओके, जो सरकार जो आपको ब्याज देती है आपको एम्प्लॉय को, तो उसके ऊपर थोड़ा सा इंटरेस्ट भी लगाती है। ओके, तो यहाँ पर सॉरी टैक्स भी लगाती है उस इंटरेस्ट के ऊपर। ओके, उस ब्याज के ऊपर थोड़ा टैक्स भी लगाती है। तो अभी उसका है ना एक स्लैब दिया गया है। तो यहाँ पर 5 लाख तक का, या अगर आपका यहाँ पर अमाउंट उधर है, तो यहाँ पर इसकी सीलिंग है, तो उसके ऊपर जो आप ब्याज आपको मिलेगा, तो उसके ऊपर टैक्स भारत सरकार नहीं लगाएगी। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और भी है। ऐसा यहाँ पर जो कोई भी ऐसा प्रोविडेंट फंड हो, तो यहाँ पर जो एम्प्लॉयर है ना, उसके द्वारा कोई कंट्रीब्यूशन ना हो रहा हो। ओके, तो इसमें ऐसा है कि सिर्फ आपकी जो सैलरी है उसका 10% आप खुद से कटौती करके आप अपने प्रोविडेंट फंड में डालते जा रहे हो, तो एम्प्लॉयर का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। अगर ऐसा केस है, और यहाँ पर अगर 5 लाख तक का अगर आप यहाँ पर प्रोविडेंट फंड आपका रहता है, तो अभी उसमें यहाँ पर जो है जो भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा उसके ऊपर भारत सरकार टैक्स नहीं लगाएगी। ओके, और दूसरी यहाँ पर जो और मेजर चेंजेस की गई हैं, वो है यहाँ पर 10 साल का इनकम टैक्स हॉलीडे दिया गया है। मतलब कि अभी भारत सरकार जो है एक नया डेवलपमेंटल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो है बनाने जा रही है। ओके, तो इसके तहत यहाँ पर 10 साल का यहाँ पर टैक्स हॉलीडे, मतलब 10 साल तक यहाँ पर जो भी पैसा इस फंड में इकट्ठा होगा, यहाँ पर उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ओके, इसके अलावा जो 5 साल तक का यहाँ पर टैक्स ब्रेक दिया गया जो प्राइवेट कंपनीज है उनको भी, मतलब उनको वो भी अगर इन्वेस्ट करती हैं इस डीएफआई में, तो उनको टैक्स नहीं लगेगा। तो इस डीएफआई का नाम क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करें। भारत सरकार ने कल जो है बिल पेश कर दिया है पार्लियामेंट में, तो बकायदा इसका एक नाम है, तो वो नाम मैंने कल डिस्कस किया था। तो बताएं कमेंट बॉक्स में क्या नाम है उसका, और कौन से एक्ट के तहत, कौन सा यहाँ पर नाम है बिल का, जो कि अभी पार्लियामेंट में लोकसभा में पेश किया गया है। और इसी के चलते आगे बात करेंगे, जो रिट्रोस्पेक्टिव डिसअलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन गुडविल एक्वायर्ड प्रीवियसली, डेप्रिसिएशन डिनाइड फ्रॉम फिजिकल ईयर 2021। तो यहाँ पर जो यहाँ पर डेप्रिसिएशन के मामले में भी यहाँ पर बात की जा रही है कि अगले फिजिकल ईयर 2021-22 आएगा, तो उसके मामले में हम यहाँ पर इसको भी कंसिडर करके चलेंगे कि डेप्रिसिएशन का जो टारगेट है उसको भी सही तरीके से मेंटेन चले। डेप्रिसिएशन मतलब जो भी चीज यहाँ पर हम कहते हैं वेयर एंड टेयर हुआ हमारी इकोनॉमी में, उसको हम एज ए डेप्रिसिएशन मानकर चलते हैं। ओके, तो वो एक तरीके का नुकसान ही होता है जिसको हम बाद में जीडीपी से अलग रख के चलते हैं, जब भी हम जीडीपी की मेजरमेंट करते हैं। इसके अलावा जो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, वो कहा है कि अभी करेंगे कि ऐसा करना है कि कोई भी जरा टैक्स जो है हमें हाइक नहीं करना लोगों के ऊपर। और यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट जो हमारे रखे हुए हैं, तो उनको भी हमने जो है पूरा करना है। तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए तक का हम इकट्ठा, भारत सरकार अभी सोच रही है कि हम इकट्ठा करेंगे फिस्कल ईयर 2021-22 में। ओके, तो हाल ही में जो पिछला टारगेट था पिछले बजट का, तो वो भी 2 लाख करोड़ के आसपास था, लेकिन जो अचीव हुआ तो उसमें सिर्फ 23,000 करोड़ के आसपास ही भारत सरकार जुटा पाई थी डिसइन्वेस्टमेंट करके अपने पीएसयूज को। और इसके अलावा एक रैशनल
रैशनलाइजिंग कस्टम ड्यूटी की बात कर रहे हैं कि ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, अप्रैल महीने से वो लागू होगा। और यहाँ पर टैक्स एग्जाम्पशन जो है अभी दी जाएगी डीएफआई में। क्यों दी जाएंगी? कि हम चाह रहे हैं कि बड़े से बड़े तौर पर जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट करें इस डीएफआई फंड में। ओके, डीएफआई में डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। और इसके अलावा ये भी बात की जा रही है कि कोई भी इक्वलाइजेशन लेवाई जो है ना वो यहाँ पर नहीं लगाई जाएगी अगर कोई यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइडर जो है अगर वो इंडियन एंटाइटी है, अगर इंडियन कंपनी है तो क्या होता है इक्वलाइजेशन लेवाई? तो एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स होता है जो कि यहाँ पर विदहेल्ड किया जाता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट बाय द सर्विस रिसिप्ट। मतलब कि जिसने यहाँ पर सर्विस दी है, ओके, तो यहाँ पर उसके हिसाब से यहाँ पर जो है थोड़ा सा एक टैक्स जो है रख लिया जाता है, विदहेल्ड कर लिया जाता है पेमेंट के हिसाब से। तो इसकी भी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि अगर पेमेंट किसी यहाँ पर नॉन रेजिडेंट सर्विस प्रोवाइडर को दी जा रही है तो भारत सरकार यही कह रही है अगर यहाँ पर इंडियन सर्विस प्रोवाइडर है ना तो उसके मामले में ये जो है इक्विजेशन लवे जो है ये एक तरीका का डायरेक्ट टैक्स वो नहीं लगाया जाएगा। ओके, तो अगर कोई फॉरेन एंटाइटी होती है जिस जो कि सर्विस प्रोवाइड कर रही है तब ये जो है पैसा ये टैक्स लगाती है भारत सरकार, तो इससे भी खजाना जो है भारत सरकार के पास जाता है ये वाला। और दूसरी कंडीशन है जो एनुअल पेमेंट मेड टू वन सर्विस प्रोवाइडर एक्सीड्स ₹1 लाख इन वन फाइनेंशियल ईयर। तो इस दूसरी कंडीशन में भी ये वाला इक्वलाइजेशन जो टैक्स है वो लगता है। और आगे जो न्यूज तो यहाँ पर बात करें फ्लाइंग हाई, तो हमारी जो मार्केट है अभी वो शाल देखने को मिला लॉकडाउन के बाद से अभी जो सिचुएशन चल रही है। ये यहाँ पर देखो हमारा जो सेंसेक्स है, ओके, तो ये कितना यहाँ पर जो इसका आंकड़ा जा रहा है मार्च 23 तक यहाँ पर कितनी उछाल यहाँ पर इसने लगाई है। दूसरी यहाँ पर बात करें कि कितने बड़े पैमाने पर मनी फ्लो करी है, जो यहाँ पर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं कितने बड़े पैमाने पर पैसा आया है हमारी मार्केट में और यहाँ पर गया है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर जो है बात की जा रही है इन मिलियन डॉलर्स। तो ये ग्रीन कलर में जो है जो पैसा आया है जिनकी मार्केट्स में जैसे इंडिया, चाइना, ब्राजील, तो इतने यहाँ पर जो है ना मिलियन डॉलर्स में पैसा आया है। और यहाँ पर कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने पैसा निकाला भी है मार्केट से। तो जापान, साउथ कोरिया, ताइवान की मार्केट्स में से पैसा निकला भी है बड़े पैमाने पर। और अगर हम बेस्ट परफॉर्मिंग इमर्जिंग मार्केट की बात करें तो उसमें भारत भारत का जो निफ्टी इंडेक्स है, सेंसेक्स इंडेक्स है, तो वो भी काफी अच्छा खासा कर रहा है। टॉप के ऊपर जो है कोरिया का इंडेक्स है जिसका यहाँ पर नाम है KOSPL। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर इसके इंडेक्स का नाम है। तो ये अलग अलग देशों का अलग अलग इंडेक्स होता है। जैसा भारत का जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज उसका यहाँ पर सेंसेक्स है, जो भारत का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज उसका निफ्टी इंडेक्स है। और इसके अलावा जो चैलेंजेस हैं वो क्या क्या है? तो चैलेंजेस ये है कि अभी क्या है, अभी ना लगातार यूएस के जो बॉन्ड यील्ड उसमें यहाँ पर राइज देखने को मिला, जिसके तहत भारत में से भी बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्टर्स पैसा निकालकर यूएस की मार्केट में लगा रहे हैं। ओके, तो इसके चलते भारत में भी अभी कुछ हफ्तों पहले देखा गया था मार्केट में डाउनफॉल आया था। डाउनफॉल इसलिए आया था कि इन्वेस्टर्स ने पैसा खींच लिया और जाकर लगा दिया यूएस में। तो यूएस में बॉन्ड यील्ड अच्छा खासा मिल रहा, अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा, तो उसके चलते ये हमारे सामने चैलेंज है अभी। ओके, तो यहाँ पर इसी के चलते जो दूसरी बात यहाँ पर की जा रही है कि जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, महंगाई जो है, तो यहाँ पर ये भी एज नेगेटिव है ना फॉर इक्विटीज चल रही है। मतलब जितनी महंगाई बढ़ती जाएगी ना तो उतना आपके पैसे की वैल्यू कम होती जाएगी। तो जितना बंदा इन्वेस्ट करेगा तो पैसे की अगर वैल्यू कम होगी, ओके, तो फिर वहां से पैसा निकाल लेंगे लोग, तो वहीं पर लगाएंगे जहां पर किसी करेंसी की वैल्यू मजबूत हो रही है। जैसे यूएस डॉलर होता है तो वो लगातार वो मजबूत ही होता जाता है, इसलिए लोग ज्यादातर उसमें इन्वेस्ट करते हैं। ओके, तो ये भी एक मार्केट का सिनेरियो होता है कि यहाँ पर जो महंगाई है ना उसको भी कंट्रोल करके चलना है। तो कोविड के जो केसेस हैं तो उसमें भी कर्व आ रहा है, उसमें अभी उसको उसमें उछाल देखने को मिला, उसको भी कर्व करना है। ओके, रुकावट लेकर आनी है तो तब भी यहाँ पर मार्केट सही हो सकती है। और इसके अलावा जो वैल्यूएशन रिस्क है, मतलब कि किसी भी कंपनी की क्या वैल्यूएशन है, सही मायने में अगर हम कह रहे हैं कि 10,000 करोड़ की है तो क्या सही मायने में और 10,000 करोड़ की है, तो उसके भी यहाँ पर रिस्क निकल कर आते हैं जिसके तहत अर्निंग्स के ऊपर जो है इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर लास्ट में बात करें कि व्हाट शुड इन्वेस्टर्स डू, तो इन्वेस्टर्स को यहाँ पर क्या काम करना है? तो यहाँ पर सीधी सीधी बात करें कि इन्वेस्ट करते रहे, वो केयरफुल रहे। ओके, जितनी भी एलोकेशन वो करें उस हिसाब से। नए इन्वेस्टर जो है यहाँ पर हाइब्रिड प्रोडक्ट्स को चुने, मतलब जिनमें ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है, वहां पर चुने उनको। इसके अलावा जो वैल्यू थीम्स हैं जैसे कॉर्पोरेट बैंक्स हो गया, यूटिलिटीज हो गया, इंफ्रा बेटर ऑप्शंस, तो उनके ऊपर जाएंगे तो वहां पर फायदा रहेगा इनको। जहां पर रिस्क है तो यहाँ पर उसके बारे में उनको अवेयर होना चाहिए। उसके अलावा जो रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स हैं तो इसके बारे में भी इनको सोचना होगा कि यहाँ पर स्टे होना चाहिए इनको क्वालिटी फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट, मतलब कि जहां से श्योर है कि कोई ना कोई इनकम निकल कर आएगी, तो उन चीजों के ऊपर ये काम करें। और इसी के अलावा जो SIP इन गोल्ड ऑन फ्यूचर वीकनेसेस, गुड हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, तो अगर सोने में इन्वेस्ट करते हैं तो वो भी इनके लिए सही रहेगा अगर महंगाई का डर इनको लग रहा है कि महंगाई से जो इन्होंने इन्वेस्ट किया उसकी वैल्यू जो है पैसे की कम हो जाएगी। तो और आगे जो न्यूज है प्योर पॉलिटिक्स वाले पेज में से, तो यहाँ पर बात करें जो IITs हैं, जो NITs है, ओके, जिनको हम यहाँ पर बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज। तो अभी यहाँ पर हाल ही में जो हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर थे, दिसंबर 2020 को उन्होंने यहाँ पर एक बात कही थी कि जो टेक्निकल कोर्सेस है ना उनको बहुत जल्दी ही यहाँ पर उनको कन्वर्ट किया जाएगा इंडियन लैंग्वेजेस में, तो इंडियन लैंग्वेजेस में भी बच्चे सीख सकते हैं।
तो अभी जो इनके द्वारा जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी, जो टास्क फोर्स सेटअप की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसी का कहना है कि ये फिजिबल नहीं है। ओके, अगर हम आईआईटी में, एनआईटी में जो है इंडियन लैंग्वेजेस में अगर कोर्सेज करवाते हैं तो फिजिबल नहीं है, तो ये ऐसा मुमकिन नहीं है। तो इसी के चलते यहाँ पर जो बात आई है। इसके अलावा अभी जो एजुकेशन मिनिस्टर है, ओके, तो अभी जो ये टास्क फोर्स, अभी इन्होंने अपनी जो फाइनल रिपोर्ट है अभी सबमिट करनी है इस इशू के बारे में, लेकिन जो अभी खबर निकल कर आई है उसके यहाँ पर चलते ये बात की गई है कि फिजिबिलिटी बहुत कम नजर आ रही है। और आगे जी न्यूज तो यहाँ पर बात करें, जो ओडिशा हाउस है, तो ओडिशा की जो असेंबली है उन्होंने यहाँ पर एक रेजोल्यूशन पास कर दिया है, जिसके तहत वो 15% जो है ना कोटा एक रिजर्वेशन देंगे जो स्टेट के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें। तो कौन से बच्चों को यहाँ पर रिजर्वेशन दी जाएगी? जो गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स होंगे उनको। ओके, जो सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़े होंगे तो उनके लिए आने वाले समय में जब वो इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला लेंगे तो उनके लिए 15% जो सीट्स होंगी वो रिजर्व रखी जाएंगी। ओके, तो यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर हैं ओडिशा के, उनका नाम है नवीन पटनायक जी। तो अभी ये 100 साल यहाँ पर ना उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं जब से यहाँ पर महात्मा गांधी ने विजिट किया था उस राज्य में। तो पिछले साल ही यहाँ पर दिसंबर में इस कैबिनेट ने यहाँ पर रिजर्वेशन वाली सीट्स यहाँ पर जो अप्रूवल था उसको, जो यहाँ पर जो यहाँ पर कोटा था उसको अप्रूवल दी थी, डिसीजन दिया था। तो अभी उसको असेंबली में रेजोल्यूशन जो है वो पास कर दिया गया। और आगे जी न्यूज तो यहाँ पर बात करें कि अभी जस्टिस कॉल के दौरान ना हाल ही में एक पोर्टल लॉन्च किया गया जिसका नाम है सहयोग वेब पोर्टल। ओके, तो सहयोग वेब पोर्टल, इससे यहाँ पर क्या होगा आने वाले समय में, यहाँ पर कोशिश की जाएगी कि यहाँ पर जो जस्टिस प्रोवाइडिंग है ना उसके ऊपर यहाँ पर उसको एनहांस किया जाए। तो इस प्लेटफॉर्म में यहाँ पर कनेक्ट किया जाएगा जो स्टूडेंट रिसर्च असिस्टेंट्स होंगे, यहाँ पर जो लॉयर्स होंगे उनके साथ, क्योंकि ये दोनों मिलकर जो है आपस में काम करेंगे। तो ये जितने भी प्रो बोनो केसेस होंगे उनमें, तो प्रो बोनो केसेस का मतलब होता है जिसमें एक से ज्यादा लॉयर जो है ना शामिल होते हैं किसी केस को यहाँ पर सॉर्ट आउट करने के लिए। तो ऐसे केसेस को हम यहाँ पर प्रो बोनो केसेस बोलते हैं। तो यहाँ इसका नाम याद रखिएगा, सहयोग पोर्टल। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जुडिशरी के यहाँ पर इसके साथ इसका लिंक है। ओके, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं जो कि यहाँ पर जुडिशरी में जो लॉ सीख रहे हैं, तो उसके स्टूडेंट्स और जो लॉयर हैं दोनों के बीच में यहाँ पर जो है कोऑर्डिनेशन बनाया जाएगा। और आगे जी न्यूज है तो यहाँ पर भारत सरकार ने जो यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, तो वहां पर अभी श्रीलंका के खिलाफ वोट नहीं किया है। तो अभी एक रेजोल्यूशन जो था अडॉप्ट किया गया था यूएनएचआरसी के द्वारा श्रीलंका के खिलाफ, जिसमें यहाँ पर जो टोटल 22 वोट्स पड़ी हैं आउट ऑफ 47 वोट्स। ओके, तो यहाँ पर भारत सरकार ने स्किप कर दिया, यहाँ पर वोट नहीं किया है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर बात करें कि एडवाइस किया है भारत सरकार ने श्रीलंका सरकार को कि सिचुएशंस का जो है ना वो समाधान निकाले। तो सिचुएशन क्या है? तो जो श्रीलंका में तमिल कम्युनिटी पाई जाती है, तो यहाँ पर तमिलनाडु की बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है वो कहती रही है भारत सरकार को कि श्रीलंका को काउंटर किया जाए, कि उनके खिलाफ जो तमिल कम्युनिटी है, जो कि एक तरह की माइनॉरिटी कम्युनिटी है श्रीलंका में, उनके साथ सही जो यहाँ पर व्यवहार है वो नहीं होता है। तो इसी के चलते यहाँ पर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में यहाँ पर केस लगा, रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया जिसके तहत भारत ने वोट नहीं किया गया। भारत ने सिर्फ ये बात बोली है कि भारत एक तरीके से बैलेंसिंग एक्ट के तौर पर काम किया है, राज्यों की जो बात थी उसको भी सुना, और यहाँ पर श्रीलंका को भी यहाँ पर कहा कि उसकी जो यूनिटी है, स्टेबिलिटी जो है, और जो टेरिटोरियल जो इंटेग्रिटी है श्रीलंका की, उसको भी हम सपोर्ट करते हैं। और इसके अलावा जो है इंडिया के साथ और भी 14 कंट्रीज ऐसे थे जिन्होंने यहाँ पर वोटिंग नहीं की श्रीलंका के खिलाफ। ओके, तो सिर्फ यहाँ पर वर्बली बात की श्रीलंका से, आप थोड़ा सा ध्यान रखें, समाधान निकालें सिचुएशन का। जो तमिल कम्युनिटी है, ओके, तो उनके बारे में भी आप सोचें कि उनका नुकसान वहां पर ना हो। और आगे न्यूज है कोविड-19 इम्पैक्ट वाले पेज में से, तो यहाँ पर भारत सरकार ने वैक्सीन मेकर्स को कहा है भारत में कि अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाएं। ओके, तो यहाँ पर जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि यहाँ पर पुणे में बेस्ड है, तो वहाँ उनके द्वारा भी यहाँ पर भारत सरकार से बातें कही गई कि हमें फंड दें आप, ओके, जो कि हम प्रोडक्शन को बढ़ा सके। दूसरा जो यहाँ पर चैलेंजेस सामना उनको करना पड़ा, जैसे बात करें कि अभी रॉ मटेरियल जो है यहाँ पर यूएस से आता है इस वैक्सीन को बनाने के लिए, तो उसकी यहाँ पर सप्लाई में बाधा ना हो। तो इसके चलते भी यहाँ पर जो सीईओ है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। तो भारत सरकार चाह रही है कि बड़े पैमाने पर जो है आप जो है डायलॉग करते रहे, एंगेज रहे जो है भारत सरकार के साथ, जो कि पता चलता रहे किस पैमाने पर जो है कंपनीज काम कर रही है, अपनी जो यहाँ पर जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज उनको बढ़ा रही है। ओके, तो इसी के चलते यहाँ पर जो है बातचीत हुई है कंपनीज के बीच में भी और भारत सरकार के बीच में भी, और भारत सरकार चाह रही है कि बड़े पैमाने पर जो है प्रोडक्शन बढ़ाए। और इसके अलावा भारत सरकार ने ये भी डिसाइड किया है कि आने वाले समय में जो शिपमेंट हम कर रहे हैं कोविड वैक्सीन की बाहर के मुल्कों को, तो उसमें अभी जो है ना 1 महीने के लिए हम यहाँ पर डिले करेंगे, जो कि भारत में जितनी जरूरत है तो पहले वहां पर हम फोकस करें। तो ये थोड़ा सा सिनेरियो है कोविड वैक्सीन के बारे में। तो भारत ने कितने बड़े पैमाने पर वैक्सीन की सप्लाई की पूरी दुनिया में, तो भारत जो है लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है पूरी दुनिया में अगर वैक्सीन कैपेसिटी के हिसाब से हम बात करें। और इसके अलावा यहाँ पर कंट्री ने अभी तक 52 मिलियन डोजेज जो है भारत के बाहर सप्लाई की हैं, बाहर के मुल्कों को, और इंडिया में 40 मिलियन डोजेज जो है वो सप्लाई की हैं। तो जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, तो ये अभी लीडिंग सप्लायर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो कोवैक्स फैसिलिटी है उसके तहत जो वैक्सीन सप्लाई की जा रही है।
दुनिया के अलग अलग मुल्कों को। तो ये यहाँ पर कंट्रीज हैं जिनको यहाँ पर सप्लाई की है वैक्सीन, टोटल नंबर उनका 76 है। इसके अलावा जो वैक्सीन डोजेस सप्लाई की गए बाय इंडिया वो 604 लाख यहाँ पर पड़ती है पूरा नंबर इसका। कमर्शियल डील यहाँ पर 341 लाख की है, और सप्लाई टू कोवैक्स, ये कोवैक्स फैसिलिटी जो यहाँ पर चलाई जा रही है WHO के द्वारा, तो उसके तहत यहाँ पर 177.27 लाख वैक्सीन जो है ये अभी दी गई है। तो कौन कौन से कंट्रीज को कितने बड़े पैमाने पर डोजेस दी गई हैं, तो ये उनकी गिनती लिखी हुई है। बांग्लादेश को यहाँ पर 91 लाख जो है यहाँ पर डोजेस यहाँ पर टोटल देनी है, जिसमें से यहाँ पर 20 लाख जो है एज ए ग्रांट जाएगी, 70 लाख जो है एज ए पार्ट ऑफ कमर्शियल डील जाएगी। ओके, और इसके अलावा जो यूनाइटेड किंगडम है, तो यहाँ पर भी 50 लाख के आसपास जो है यहाँ पर ओरिजिनली सपोज किया गया है, यहाँ पर जो इनको वैक्सीन प्रोवाइड की जाएगी। ओके, तो यहाँ पर मैन्युफैक्चर जो डोजेस है वो इनको प्रोवाइड की जाएगी। एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है जो कि कोविशील्ड के नाम पर बना रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो ये एस्ट्राजेनेका जो है ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ही फॉर्मूला है। मोरक्को को भी यहाँ पर 70 लाख जो है यहाँ पर सप्लाई दी जा रही है। और यहाँ पर जो है 16 लाख जो इनमें से इसको मिलेगी अंडर कोवैक्स फैसिलिटी, जो कि यहाँ पर WHO के द्वारा चलाई जा रही है। तो इस तरीके से ब्राजील में इतने केसेस जाएंगे, नाइजीरिया में इतने यहाँ पर डोसेज जाएंगे, तो पूरा डाटा आपके सामने पड़ा हुआ है, तो एक बार आप अच्छे से नजर घुमा लें इसके ऊपर। और आगे न्यूज है ईटी मार्केट्स वाले पेज में से, तो यहाँ पर भारत सरकार ने दोबारा से री इंट्रोड्यूस किया है क्लॉज ऑन 5% विद होल्डिंग टैक्स के बारे में। ओके, तो नॉर्थ ब्लॉक में यहाँ पर हमारी यहाँ पर जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री बैठती है। ओके, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक दोनों आमने सामने है, और इसके बिल्कुल यहाँ पर बीच में जो सड़क जाती है वो सीधी जाती है राष्ट्रपति भवन की ओर, और जो दूसरा सिरा है वो जाता है इंडिया गेट के सामने। ओके, तो यहाँ पर नॉर्थ ब्लॉक ने यहाँ पर री इंट्रोड्यूस किया है क्लॉज इन द इनकम टैक्स एक्ट में, तो जहां पर 5% विद होल्डिंग टैक्स की ये बात करें कि एप्लीकेबल होगा टू द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पर अमेंडमेंट की जा रही है फाइनेंस बिल 2021 है, जो कि लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था 22 मार्च को। ओके, तो यहाँ पर जो है क्लॉज में अभी दोबारा से इंट्रोड्यूस कर रहा है भारत सरकार 5% विद होल्डिंग टैक्स। पहले भी इसकी बात आई थी कि इसको अभी नहीं रखा जाएगा, अभी दोबारा से इसको री इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है भारत सरकार के द्वारा। तो ये विद होल्डिंग टैक्स क्या होता है, तो ये भी एक तरीके की अमाउंट होती है जो डायरेक्टली डिडक्ट की जाती है किसी भी एम्प्लॉय की अर्निंग से। ओके, बाय द एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर जिसको डिडक्ट करता है तो इसको पे किया जाता है किसको, गवर्नमेंट को, एज अ पार्ट ऑफ इंडिविजुअल टैक्स लायबिलिटी। उस बंदे की जो यहाँ पर एम्प्लॉय था उसकी टैक्स लायबिलिटी के तहत गवर्नमेंट को वो हिस्सा पे किया जाता है। तो ये टैक्सेस जो है यहाँ पर किसको पे किए जाते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किए जाते हैं। तो ये यहाँ पर विद होल्डिंग टैक्स रखा गया है 5% का टू द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। तो कहने का मतलब जब एफपीआई आएगी तो कोई भी इन्वेस्टर बाहर से इन्वेस्ट करेगा भारत में किसी भी इंडस्ट्री में, तो जो उसको रिटर्न मिलेगा ना इन्वेस्टमेंट करने के बिहाफ पर, तो फिर उसमें से यहाँ पर जो है 5% विद होल्डिंग टैक्स काटा जाएगा। तो इससे यहाँ पर नुकसान भी हो सकता है, इन्वेस्टर्स जो है इन्वेस्टमेंट कम भी कर सकते हैं। तो भारत सरकार को फायदा भी हो सकता है कि टैक्स जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। और आगे न्यूज है इकोनॉमी माइक्रो एंड मैक्रो मोर वाले पेज में से, तो यहाँ पर जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तो अभी भारत सरकार कह रही है कि उसके तहत यहाँ पर आप वैक्सीन के ऊपर पैसा स्पेंड करो। तो कंपनीज को ऐसी बात की जा रही है भारत सरकार के द्वारा। तो अभी कंपनीज क्या कर रही है कि अपने खुद के स्टाफ मेंबर्स को, उनकी फैमिलीज को वैक्सीनेट करने का यहाँ पर जो है दावा कर रही है कि हम कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार कह रही है कि अपना CSR ड्यूटी के तहत जो आपकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अब अपनी कंपनी के दायरे से बाहर आओ। तो जिन जिनको यहाँ पर जरूरत है पूरी एंटायर कम्युनिटी को काउंट करो, तो वहां पर वैक्सीनेशन जो है इन कंपनीज के द्वारा की जाए। तो जो CSR नॉर्म कहते हैं, तो कंपनीज को ना अभी 2% जितना भी इनका एवरेज नेट प्रॉफिट निकल कर आ रहा होता है पिछले 3 सालों में, तो वो CSR फंड में देना होता है। तो उसी पैसे को यूज करके यहाँ पर वैक्सीनेशन की जाए, जो यहाँ पर जिन लोगों को वैक्सीन की जरूरत है सही मायने में। ओके, तो यहाँ पर गवर्नमेंट अलाउ कर रही है वैक्सीन स्पेंडिंग फॉर एम्प्लॉइज अंडर CSR। सो इट इज लाइकली टू इशू ए डिटेल क्लैरिफिकेशन सून। तो बड़े पैमाने पर जो क्लैरिफिकेशन जल्दी भारत सरकार के द्वारा दे दी जाएगी जो कंपनीज है उनको। और इसके अलावा जो आगे खबर है वो है कंपनीज वाले पेज में से, तो यहाँ पर जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज है जैसे एयरटेल हो गया, जियो हो गया, वी हो गया, तो अभी ये चाह रही है कि जो वेव बैंड्स है ना, तो यहाँ पर इनको इंक्लूड किया जाए जब ये 5G की ऑक्शन होगी आने वाले समय में। तो इन बैंड्स में यहाँ पर बात कर रहे हैं 26 गीगाहर्ट्ज, 28 गीगाहर्ट्ज, 37 गीगाहर्ट्ज, तो यहाँ पर इनको कंसीडर किया जाए, तो इनको यहाँ पर मोस्ट एफिशिएंट कहा जा रहा है 5G सर्विसेज के माध्यम से। ओके, तो ये यहाँ पर एक तरह की फ्रीक्वेंसी होती है बैंड्स की। ओके, 24 गीगाहर्ट्ज से लेके 100 गीगाहर्ट्ज की रेंज तक, जिनको हम यहाँ पर कहते हैं मिलीमीटर वेव, यहाँ पर मिलीमीटर वेव। ओके, तो यहाँ पर तो इसका शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं वेव बैंड। ओके, तो यहाँ पर ये प्रोवाइड करती है नए चैलेंजेस जितने भी तरीके के होते हैं उनको हम फेस कर सकते हैं। बेनिफिट मिलता है यहाँ पर 5G नेटवर्क्स में, अच्छा खासा नेटवर्क स्पीड रहता है, और मेन फोकस यहाँ पर रहता है टेक्नोलॉजी जो है ना इमरजेंस आगे बढ़ती रही वेव के तहत, जो कि जो 5G रेवोल्यूशन है उसमें यहाँ पर वृद्धि लाई जा सके, वायरलेस 5G रेवोल्यूशन जो है उसमें। तो यहाँ पर ज्यादा और कहा जा रहा है कंपनीज की तरफ से। ओके, कंपनी से यहाँ पर कह रही है कि यहाँ पर अगर अनअवेलेबिलिटी होती है 26 गीगाहर्ट्ज और 28 गीगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम की, तो यहाँ पर
जो कि मोस्ट एफिशिएंट है फॉर 5G। तो इससे यहाँ पर ना नुकसान होना शुरू हो जाएगा 5G बिजनेस की अगर हम बात करें तो भारत में। ओके, अच्छे तरीके से अगर नेटवर्क स्पीड नहीं आएगी तो फिर यहाँ पर वो बात नहीं बनेगी जो यहाँ पर 4G और 5G में जो फर्क होना चाहिए, वो फर्क जो है देखने को नहीं मिलेगा। और ये जो बैंड्स हैं, तो अभी यहाँ पर आइडेंटिफाई अभी जो ग्लोबली फॉर 5G बाय इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन इन 2019। तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन जो यूनियन है, तो 2019 में ये वाले बैंड जो जो हमें अभी जिनकी बात करें, तो इनको यहाँ पर कहा था कि ये सबसे बढ़िया है 5G के लिए। ओके, तो ये इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इसको कब बनाया गया था और इसका मेन मकसद क्या है, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में आंसर करें। उसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन जो कंपनीज है वो चाह रही है कि कम से कम 400 यूनिट्स है ना, जो एमएम वेव के स्पेक्ट्रम के, वो एलोकेट किए जाए पर ऑपरेटर को। मतलब कि पर ऑपरेटर कहने का मतलब एक रिलायंस हो गया, जियो हो गया, या सॉरी जियो हो गया, एयरटेल हो गया, या फिर बी हो गया। तो 400 यूनिट जो है इस यहाँ पर एमएम वेव के जो यहाँ पर स्पेक्ट्रम के सबको दिए जाए। तो यहाँ पर पार्लियामेंट्री पैनल है जिसको कि हेड कर रहे हैं कांग्रेस के एमपी शशि थरूर। तो यहाँ पर वो यहाँ पर रेकमेंड कर रहे हैं इन सब चीजों के ऊपर कि ये सब चीजें अनिवार्य हैं अगर 5G सर्विसेज अच्छे तरीके से चलानी है तो। और आगे जो न्यूज कंपनी वाले पेज में है, तो यहाँ पर बात करें जो टाटा है वो सैलरीज को दोबारा रिस्टोर करने जा रहा है। तो यहाँ पर हाइक भी हो सकता है, सैलरी में बढ़ोतरी जो है हो सकती है। तो यहाँ पर अच्छी यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है, जहां पर जो है दोबारा से कंपनीज अपनी पोजीशन रीगेन कर रही हैं और यहाँ पर वर्ल्ड फास्टेस्ट एक्सपैंडिंग इकोनॉमी के तौर पर जो है आगे बढ़ रही हैं। तो हैप्पी डेज जो है वो आगे। तो यहाँ पर जो जो कंपनी टाटा पावर, टाटा स्टील, टीसीएस, टाटा कैपिटल, ओके, तो और भी जो ब्लू चिप यहाँ पर ग्रुप है, तो यहाँ पर अनाउंस किया है कि पे हाइक करेंगे, बोनसेस देंगे अपने एम्प्लॉइज को, कंपनसेशन भी जो है ना टॉप मैनेजमेंट को यहाँ पर दी जाएगी, ओके, पर मंथ के हिसाब से। तो ये इसके अलावा जो भास्कर भट्ट है और जो टाटा सन्स डायरेक्टर है, तो उनके द्वारा ये बातें जो है की जा रही है कि आने वाले समय में और भी इसमें इजाफा और जो यहाँ पर तरक्की है ना, जो यहाँ पर ग्रोथ में वो देखने को मिलेगी। और आगे जो न्यूज, तो हमने कल भी एक न्यूज डिस्कस की थी कि दिल्ली सरकार ने अपनी एक्साइज पॉलिसी जो उसको बदलाव उसमें लाया है। तो उसमें क्या किया है कि पहले 25 साल तक की उम्र तक के यहाँ पर लोग यहाँ पर शराब जो थे पी सकते रहे, लिक्विड कंजप्शन कर सकते थे। अभी इनको कम करके 21 साल तक कर दिया है। तो अभी ये जब एज बैरियर कम किया गया तो इससे क्या होगा, डिमांड और बढ़ेगी। ओके, जो यहाँ पर 21 साल तक के जो लड़के हैं, okay, जो भी यहाँ पर जो लोग हैं वो शराब पी सकते हैं। ओके, तो इसके चलते एक्साइज ड्यूटी बढ़ाएगी सरकार। और इसमें क्या होगा, आने वाले समय में जो रेवेन्यू है ना एक्साइज से, तो यहाँ पर 20% तक बढ़ सकेगा दिल्ली सरकार का। तो काफी जो है आगे बढ़ता जा रहा है। ओके, जो रेवेन्यू की अगर हम बात करें एक्साइज के मामले में, तो रिफॉर्म जो अभी हाल ही में लाए गए हैं दिल्ली सरकार के द्वारा, तो वो रिकवरी की ओर जो है इशारा कर रहे हैं। और इसी के चलते यहाँ पर दिल्ली की बात करें, दिल्ली बार्स एंड रेस्टोरेंट्स कैन नाउ सर्व लिक्विड टिल अप टू 3 AM। तो ये भी यहाँ पर चेंजेस की गए नई पॉलिसी के तहत। रिफॉर्म्स टू इंड्यूस कंजप्शन एंड लिफ्ट डाइनिंग आउट प्लान्स। तो अभी कोशिश यही की जा रही है कि कंजप्शन ज्यादा से ज्यादा हो, जितनी ज्यादा कंजप्शन होगी उतनी डिमांड होगी, जितनी डिमांड होगी उतना यहाँ पर जो है टैक्स लगाया जाएगा जो है दिल्ली सरकार के द्वारा, तो ज्यादा रेवेन्यू निकल कर आएगा। तो अभी तो एज बैरियर को भी कम कर दिया गया, तो अभी कंजप्शन भी 20% तक जो है बढ़ने वाली है। और आगे जो न्यूज है वो है डिसरप्शन स्टार्टअप्स एंड टेक्नोलॉजी वाले पेज में। तो यहाँ पर क्या बात करें, यहाँ पर बात करें जो पॉलिसी बाजार है, यहाँ पर पेटीएम, ओला और यहाँ पर इंडसलैंड बैंक को साथ में लेकर यहाँ पर एक नई यहाँ पर ना न्यू अम्ब्रेला एंटाइटी जो है वो बनाने जा रही है। तो इसका यहाँ पर क्या मतलब होता है, देखो भारत का जो डिजिटल पेमेंट का क्षेत्र है ना, वो काफी बड़े पैमाने पर जो है फैलता जा रहा है। तो अभी भारत में ज्यादातर जो लोग यहाँ पर परचेज कर रहे हैं ऑनलाइन, तो वहां पर आपके कार्ड के थ्रू पेमेंट होती है। आपका कार्ड जो है रहता है किसी भी ऑनलाइन मर्चेंट के तहत स्टोर रहता है, तो आपने सिर्फ सीवीवी डालना होता है तो आपकी पेमेंट हो जाती है। तो इसी तरीके से आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कंपनीज को कि बड़े पैमाने पर डिजिटल पेमेंट की मार्केट बढ़ेगी। तो प्राइवेट प्लेयर जो है अभी इसमें आ रहे हैं, जैसे अभी यूपीआई काम करता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है, अभी इसके तहत पेमेंट होती है। तो अभी अलग से यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स का एनयूईस बनाए जाएंगे। अभी तीसरा वाला अभी हमें देखने को मिल रहा है। पहले यहाँ पर रिलायंस अभी बना चुका है, हालांकि अभी इनको अप्रूवल नहीं मिली आरबीआई की, अभी एप्लीकेशन दायर की। दूसरा यहाँ पर टाटा की तरफ से भी बनाया गया है। ओके, तो रिलायंस में भी यहाँ पर जो है अमेजोन साथ दे रहा है, टाटा के साथ यहाँ पर फेसबुक और गूगल जो है ना, और इसके अलावा और भी यहाँ पर छोटी कंपनीज है जिनका स्टेक बहुत कम है। मेजोरिटी स्टेक रिलायंस का है अपनी कंपनी में। और यहाँ पर जो दूसरी और बात करें तो उसमें भी मेजोरिटी स्टेक टाटा का है, जो उनकी अपनी एनयूई है। ओके, तो अभी इसी के चलते ये तीसरी देखने को मिली, जहाँ पर पॉलिसी बाजार जो पेटीएम, ओला और इंडसलैंड बैंक जो है, तीनों मिलकर एक नई अम्ब्रेला एंटाइटी जो है, न्यू अम्ब्रेला एंटाइटी वो बनाने जा रहे हैं, जो कि आने वाले समय में डिजिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो एज ए पेमेंट कंपनी के तौर पर जो है ये उतरेंगे। ओके, तो एक दूसरे के ये राइवल बनेंगे, जितना बढ़िया कंपटीशन होगा उतने बड़े पैमाने पर जो है पेमेंट की चॉइसेस मिलेंगी कंज्यूमर को। तो आरबीआई के द्वारा पिछले साल ही ना अगस्त में 2020 में एक फ्रेमवर्क जारी किया गया था कि यहाँ पर जो इंडियन और फॉरेन फर्म्स हैं, तो यहाँ पर सेटअप कर सकती हैं फॉर प्रॉफिट एनयूईस। ओके, ता जो कि डी रिस्क किया जाए जो अभी का जो इकोसिस्टम है, जो अभी जो है सारा का सारा दारोमदार किसके ऊपर है, यूपीआई के ऊपर। ओके, इसमें आगे आने वाले समय में जब यहाँ पर
कंज्यूमर बढ़ेंगे, पेमेंट के यहाँ पर दायरा बढ़ेगा, तो उसके ऊपर यहाँ पर ज्यादा बोझ ना हो, जिसके तहत आरबीआई ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है कि प्राइवेट प्लेयर्स भी आए, अलग से यहाँ पर डिजिटल पेमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें। तो अभी इसी के तहत अभी 3 कंसोर्टियम बन चुके हैं जो यहाँ पर आरबीआई में अप्लाई कर चुके हैं। ओके, तो इससे आने वाले समय में एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, फायदा भी मिलेगा। ओके, तो ये जो यहाँ पर कई बार क्या होता है कि प्रोसेसिंग ज्यादा हो जाती है पेमेंट में, तो उसमें भी जो है आप जो नुकसान होता है तो उससे भी बचेंगे। और अभी बारी है आज के इकोनॉमिक कंसेप्ट के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है वो है सब्सक्राइब्ड कैपिटल के बारे में। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होता है कि वो कैपिटल जो कि एक्चुअली पे करना था शेयर होल्डर्स को। ओके, तो लेकिन तो वो एक्चुअली जो उन्होंने ये पे किया है शेयर होल्डर्स ने, लेकिन एक्चुअली में करना क्या था, ज्यादा करना था। ओके, कमिटेड थे कि इन्होंने ज्यादा यहाँ पर जो था कंट्रीब्यूट करना था, अपना जो यहाँ पर कैपिटल देना था, लेकिन इन्होंने एक्चुअल में कितना किया है तो यहाँ पर कम किया है। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर जितना भी यहाँ पर कम यहाँ पर कैपिटल इन्वेस्ट किया है, तो उसी के इस तरह से यहाँ पर उनको यहाँ पर बात करें कि वो सब्सक्राइब कैपिटल जो है एक्चुअल मायने में कितना सब्सक्राइब किया है, कितना कैपिटल एक्चुअल मायने में इनके पास है, कितना करना था। ओके, तो पेड अप का मतलब होता है कितना करना था। ओके, सब्सक्राइब का मतलब जितना इन्होंने किया है, तो ये फर्क रहता है पेड अप कैपिटल में भी और यहाँ पर जो सब्सक्राइब कैपिटल है उनमें भी। तो ये इंपॉर्टेंट थोड़ी टर्म्स हैं, इनका भी ध्यान रखें। तो कैसा लगा आपको ओवरऑल पूरा सिनेरियो, पूरा लेक्चर? तो मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करें जो जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं, और ज्यादा से ज्यादा इस लेक्चर को शेयर करें। ओके, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जो भी आपके व्यूज हैं, उनके जो आपकी फीडबैक है उसके उसके साथ जो भी आप चाह रहे हैं कि जिस तरीके से ये सिनेरियो पूरा चल रहा है, ओके, तो उसके बारे में आप कन्वर्सेशन जो है वो भी करें कमेंट बॉक्स में। ओके, मैं आंसर करता हूं जब भी आप कोई भी कन्वर्सेशन करते हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया लेक्चर सुनने के लिए, धन्यवाद, खुश रहो।